पूरा इस बात की नहीं लगा था कि मेरी माँ को किसी ने गाली दिया। उन्होंने खुलकर इस बात को बोला था कि उस मंच पर मेरा छोटा भाई तेजस्वी यादव मौजूद था और वो मुस्कुरा रहा था, उसने कुछ नहीं कहा था। तेजस्वी यादव को समझने का चीज़ है भाई कि मुसलमान सिर्फ अपने मुसलमान का ही होता है, काफिर का नहीं होने वाला है। आप भी चिराग पासवान की तरह हाथ में जैसे चिराग पासवान पहनते हैं वैसे ही आप भी पहने हुए हैं, तो इसका कोई खास कारण है या फिर चिराग पासवान को फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा फॉलो तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, दिल से करते हैं, वो हमारे आदरणीय नेता हैं। तो जाना चाहिए था ना इनको, तेजस्वी यादव को वहाँ जमुई के हिंदू लोगों के साथ, हिंदुवादी लोगों तो के साथ। हिंदू था ना, वो तो बोले थे मुस्लिम रहेगा तब ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तो हिंदू था। क्या लगता है आपको कि आरजेडी पार्टी का मुस्लिम की तरफ झुकाव ज़्यादा है वो, या फिर वो हिंदू लोगों को और यादव लोगों को गारंटी ले चुकी है कि ये तो हमको वोट देगा ही यार, ये जाएगा कहाँ? ऐसा बात है? बिल्कुल भी नहीं। अब बिहार की जनता, खासकर यादव समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। बिहार का जनता अब जातियों में बंटने वाला नहीं। घर के पुत्र वो तेज प्रताप हैं जिनको मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना होगा, और नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार की जनता देख रही है। आप अभी जो 70-75 सीटें आ रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब आपको 20 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। विकास बक्सर यादव जी का कोई तोड़ ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है भाई। बिहार भर में किसी भी क्षेत्र में जा करके छात्र राजनीतिक में उठा के देख लीजिए, एक ये ऐसा बंदा है जिन्होंने छात्र के लिए 2 से 3 बार जेल जा चुके हैं। ऐसा कोई माइकल लाल छात्र नेता नहीं पैदा लिया हुआ कि छात्र के लिए जेल गया हो, लेकिन इस आदमी में वो काबिलियत है कि छात्र के लिए जेल जा करके लाठी खा करके केस मुकदमा अनगिनत ये आदमी खा चुके हैं सिर्फ छात्र हित के लिए। कि नहीं भाई, नेता तो बहुत लोग हैं। हाँ, नेता तो है बिहार में, डेली 10 नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कार्यकर्ता को कौन ध्यान दे रहा, वो रियल में नेता। हाँ। तो जब एक होता है ना कि जब सर पे कफन बांध के निकले हो तो फिर उसका उम्र नहीं देखना है, जगह नहीं देखना है, समय नहीं देखना कि कब क्या होगा। बस अपने धर्म के प्रति मुझे आस्था है, मुझे पता है कि मैं कफन बांध के निकला हूँ तो अच्छा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरना है। और वहाँ के जिहादी मुसलमान ऐप रखा हुआ था, वो ऐप से गाड़ी को नंबर देख लेता था कि कौन से गाड़ी हिंदू का, कौन से मुसलमान का था, वो उस गाड़ी को जलाता था जो हिंदुओं का होता हो। मोदी जी के बाद मुझे लगता है कि एक बार योगी जी को आना चाहिए, देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए एक बार तो योगी जी को आना ही चाहिए। बहुत ऐसे भाजपा के नेता हैं जो ऊपर से दिखावटी कुछ और अंदर से सेकुलरिज्म वाला कुछ और। वहाँ पे रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया गया, और निकालना भी है तो ये एक बॉन्ड लिखाया जा रहा था कि कम से कम 200 हिंदू कार्यकर्ता का आधार कार्ड दो तब हम निकालने देंगे ये रामनवमी का शोभा यात्रा। और आप बताइए कि हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में? अपने ही देश में शोभा यात्रा, वो भी प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा निकालना हो तो उसके लिए मुझे प्रूफ देना होगा थाने में जाकर के हाँ हम भाई निकाल रहे हैं। 200 लोगों का, 200 लोगों का, एक दो का नहीं, 200 लोगों का। तो समझिए, सब एनडीए का सरकार है, इसमें तो और मुसलमानों को आगे आकर के वो कब्र को हटाना चाहिए कि नहीं भाई ये मेरे देश में ये कलंक का चीज़ है। मंदिरों को तोड़ना, तो मंदिर को न जाने कितना मंदिर को नष्ट करके वो मस्जिद बनाया हो, ये भी तो हो सकता था ना कि हाँ। मंदिर को छोड़ करके बगल में मस्जिद बनाई जा सकती है। नहीं, योगी जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक कायदे से कर रहे हैं। जो अपना हिंदुत्व का राइट है वो जो है कि वो दिलवार हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान को वो टारगेट करते हैं। तो जहाँ जीरो से बिहार को उठा करके आज ऐसा बिहार दिया है, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए, और उसके बीच में आप सामने वाला आकर के बोल देता है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या ही किया है। तो सच में बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है आपके हिसाब से? इतना बहुत कुछ किए हैं वो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इतना कुछ कर चुके हैं बिहार के लिए कि चौतरफा विकास हुआ है जो पूरे देश के लोगों को देखने को मिल भी रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महागठबंधन का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वर्कर आकर के अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि हाँ मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, मैं उसी समय से अपना हिंदुत्व छोड़ दूंगा, अपना राजनीतिक करियर छोड़ दूंगा। क्या सब चीज़ में बड़े हैं चिराग पासवान। पूरा बिहार नहीं कहता है, आरजेडी के कुछ वर्कर हैं जिन्हें लगता है कि नहीं भाई चिराग पासवान से ज़्यादा ओहदा है तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी को हम बुरे नहीं कर रहे। वो भी आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कम उम्र में हिंदुत्व के लिए काम करने वाले और युवाओं में खास करके
पहचान बनाने वाले चिराग पासवान के चहेते गौतम विरासत जी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं द बिहारी टॉक के एपिसोड 2। तो इसमें बातचीत करेंगे बहुत सारी गौतम विरासत जी से। बिहार की राजनीति हमेशा देश की राजनीति तय करता है कि देश की गद्दी पे कौन बैठेगा, लेकिन बिहार की राजनीति तय करता है पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं वो। और उसी छात्र आंदोलन से निकलकर, छात्र चुनाव से निकल कर के आते हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, ऐसे दिग्गज नेता बिहार के। और अभी के समय में विकास बॉक्सर यादव पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं और मनीष यादव पटना यूनिवर्सिटी से। और ये दोनों लगभग 10 साल से यूनिवर्सिटी पे राज कर रहे हैं और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, जो लगता है कि बिहार के लिए कुछ आगे में कर सकते हैं। आप ये दोनों में से बेहतर किसको मानते हैं कि लगता है कि नहीं भाई, इसको अब छात्र राजनीति में नहीं रहना चाहिए, इनको बिहार का कोई पद मिलना चाहिए, अब इनको बिहार की राजनीति में जितना जल्दी हो एंट्री ले लेना चाहिए? कौन लगते हैं आपको? अरे ऑब्वियसली विकास बॉक्सर यादव, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, जिनका नेतृत्व में हम ना जाने कितने आंदोलन किए हैं, ना जाने कितने धरना प्रदर्शन करके काम करने का भी मुझे अवसर मिला है। विकास बॉक्सर यादव जी का कोई तोड़ ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है भाई। बिहार भर में किसी भी क्षेत्र में जाकर के छात्र राजनीतिक में उठा के देख लीजिए, एक ये ऐसा बंदा है जिन्होंने छात्र के लिए 2 से 3 बार जेल जा चुके हैं। ऐसा कोई माइका लाल छात्र नेता नहीं पैदा लिया होगा कि छात्र के लिए जेल गया हो, लेकिन इस आदमी में वो काबिलियत है कि छात्र के लिए जेल जा करके, लाठी खा करके, केस मुकदमा अनगिनत ये आदमी खा चुके हैं सिर्फ छात्र हित के लिए। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों से मैं तो आग्रह करूंगा कि विकास बॉक्सर को जितना जल्द हो लॉन्च कर दिया जाए, कुछ बड़े औहदे का नेता बना दिया जाए, ताकि बिहार में शिक्षा को नए मुकाम पे ले जाए और छात्रों का जो मुसीबत है, कठिनाई है, वो दूर करने में ये सबसे प्रथम, और इनके टक्कर का भी कोई नहीं होने वाला। ओनली ऑन विकास बॉक्सर सबसे बढ़िया होंगे। मतलब बिहार में विकास बॉक्सर को हर हाल में बिहार की राजनीति में अब आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सारे नेता के लिए वो काम कर चुके हैं और बहुत सारे नेता इनसे काम लेकर के अपना रास्ता कट मार देते हैं। लेकिन ये एक अलग ही बंदा है भाई, अलग ही मैं बोलता हूं। इनका युवाओं में खास करके बहुत ज्यादा क्रेज है, इस पूरे बिहार के हर एक कॉलेजेस में इनका। और न इनका कनेक्शन, विकास बॉक्सर का ना कनेक्शन रहता है किसी जाति धर्म से, कभी भी इतना भी स्पीच देखे, बहुत बार देखे हैं, कभी कोई जात पात धर्म ये सब चीज का तो उनके मुंह से कभी बात ही नहीं सुने हैं। तभी तो मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बिहार का एक ही छात्र राजनीतिक में एक बंदा है, विकास बॉक्सर यादव, जो छात्र की कठिनाइयों को दूर करेगा। और बात रह गया चुनिंदा छात्र नेता में से, तो इनके अगल बगल कोई है भी नहीं। आप इनका एक का वो कार्य ऐसा है कि कोई इसको मतलब ढक नहीं सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता। आप हाल फिलहाल में हम लोग का एक होली मिलन समारोह हुआ था, लड़का लड़की मिला करके 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। मतलब विकास बॉक्सर के एक आवाज पे 10,000 छात्र इकट्ठा हो जाते हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं। अभी ये विकास बॉक्सर की मतलब काबिलियत है। इतना बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि विकास बॉक्सर यादव को आप लोग उठाकर लाइए बिहार की राजनीति में, क्योंकि अब वो छात्र संघ की राजनीति करने लायक नहीं रहे। आप उनका यूज करिए भाई, छात्र का बेहतर, जो भी बेहतर हो सकता है उसके लिए आप बिहार उनको यूज करिए भरपूर। अरे मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, पप्पू यादव जी को पटना की सड़कों पे बनाने वाला इकलौता विकास बॉक्सर यादव है। इनके साथ में विकास भैया के साथ में गौतम आनंद से पटना यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे ऐसे नेता, किनको बताऊं, तो है इतना काबिलियत है कि विकास बॉक्सर किसी के फेवर में जाएंगे तो उनका ही उद्धार होगा, इनका नहीं उद्धार होगा। और एक चीज और पूछते हैं, जैसे विकास बॉक्सर क्रेज है इतना ज्यादा, विकास बॉक्सर के एक इशारे पे 10,000 15,000 युवा, जो अभी के डेट में युवा को इकट्ठा करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और विकास बॉक्सर एक आहट में 10,000 युवा को इकट्ठा कर लेते हैं। और जहां पे वो अध्यक्ष रह रहे हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, तो उस कॉलेज में उन्होंने क्या क्या काम किया है, जिसे जाने तो कि आखिर विकास बॉक्सर
कर क्या रहे हैं? मैं आपके चैनल से बताता हूँ। ये हमारा कॉमर्स कॉलेज के वो प्रेसिडेंट हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि बाहर एक घड़ा रख दिया जाता था क्लासरूम के बाहर, उसमें से वहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और घर में जाकर के बारी बारी एक ही गिलास से सब पानी पीते थे। इनके आने से बदलाव ये हुआ कि वहाँ पे मिनरल वाटर का हर एक क्लासरूम का अलग अलग मिनरल वाटर का सिस्टम रखा गया है। BCA क्लास हो, वोकेशनल क्लासेस का हो, MBA का हो, किसी का हो, अब एक सिस्टम पे एक स्टूडेंट बैठता है, वो पूरा क्लासरूम एयर कंडीशनर होता है। ना जाने ऐसा बहुत सा पूरा दशा और दिशा बदल चुका है इनके नेतृत्व में। मैं खुद आँख से मैं देख के जीता जाता उदाहरण में बता रहा हूँ। मेरा भी देखा हुआ है कॉलेज में कैंटीन, दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था कि कॉलेज में कैंटीन भी होगा। और हम छोटा थे, अभी भी याद है कि कॉलेज में हम लोग नीचे एग्जाम चलता था और बाहर में खेलते थे, छत पे भी खेलते थे। लेकिन अभी के समय में खेल का अलग सिस्टम बन चुका है, वो पूरा एकदम। तो सारा चीज जो हुआ इनका श्रेय ओनली और विकास बॉक्सर को ही जाता है। मतलब विकास बॉक्सर युवाओं के लिए, उनके मुद्दे के लिए लड़ते हैं और वो उनमें जिद है कि वो करवाते भी हैं। उनके नेतृत्व में एक होता है लड़ना, एक होता है कि उस काम को करवाना। चाहे टॉयलेट हो कॉलेज में, उसका भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, बिल्कुल बद से बदतर था। आज जा करके देखिए, लगे कि हर एक वॉशरूम में टाइल्स मार्बल, लेडीज का अलग है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है, स्टाफ लोगों का अलग है। तो इनका नेतृत्व में कॉलेज का विकास हुआ है। उन विकासों से मैं ही खुश नहीं हूँ, ऐसा पूरा छात्र संघ खुश है, स्टाफ लोग खुश है, जितने प्रोफेसर टीचर सभी लोग खुश है इनके कार्यशैली से। मतलब इसीलिए 10 साल से वो कंटिन्यू है। बिल्कुल। और जब खड़ा होंगे जब रहेंगे, बिल्कुल होना ही। और एक चीज, ये वीडियो वायरल हुआ था, उनका स्पीच जब सुने थे कि होली का परमिशन लेने गए थे, प्रिंसिपल शायद उस दिन कॉलेज छोड़ दिए थे, कि मतलब क्या हुआ था, ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी यही है कि मतलब अब प्रिंसिपल को डर बोलिए या फिर प्रिंसिपल ये भी चाहता है कि ये कुछ करके कुछ और आगे इसका कद बढ़ ना जाए, इसीलिए बैक हो जाता है लोग। तो विकास बॉक्सर परमिशन लेते नहीं हैं, बतला देते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं। हम बुला रहे हैं, अपना रिस्क पे बुला रहे हैं, और मेरा मैनेजमेंट, क्योंकि वहां खराब होगा तो नाम तो बदनाम विकास बॉक्सर का होगा, तो हम बुला रहे हैं अपना दम पे, तो मैनेजमेंट भी हम ही को करना है। और 10,000 15,000 स्टूडेंट को होली मिलन समारोह में, मतलब मैंने पोस्ट भी किया था कि ये शायद ट्रेंड सेट कर रहे हैं बिहार में। इस तरीके का बिहार के कॉलेज में होली समारोह आज तक नहीं हुआ होगा। और इतने बच्चा, मतलब वो वीडियो वायरल हुआ है, अगर आप लोग के सोशल मीडिया पे नहीं गया है तो उनके सोशल मीडिया पे जाकर चेक करिए कि कितने लोग मीडिया पे डला हुआ है। सोशल मीडिया पर जाके चेक करिए इनके सोशल मीडिया पे कि कितने स्टूडेंट थे और किस तरीके का मैनेजमेंट था वहां के। पूरे बिहार भर का सबसे चर्चित होली मिलन समारोह इस बार कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर में हुआ है, जिसका श्रेय ओनली और विकास बॉक्सर को जाता है। पूरा मैनेजमेंट के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितने उस होली समारोह में लड़के थे उतने ही लड़कियां ने ये नहीं था कि सिर्फ लड़के लोग थे, उसमें लड़कियां भी भरपूर थी। बिल्कुल। और उस तरीके का मैनेजमेंट करना, ये तो काबिलियत है। सारा श्रेय बड़े भाई विकास बॉक्सर जी को जाता है। आप छात्रों के बीच में अधिकतर रहते हैं, उनके बीच में फेमस भी बहुत हैं, और हर छात्र के मुद्दे में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होता है, आप वहां पहुंचते हैं। तो आपको अभी क्या लगता है, छात्रों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, और छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? देखिए, ये मैं तो छिपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भी एक इंडिया का हिस्सा ही हूँ, लोजपा इंडिया का हिस्सा। सबसे पहला वो हो जाता है कि सेशन लेट हो जाता है बिहार के यूनिवर्सिटीज का। 5 साल का कोर्स 3 साल का कोर्स उसे 6 साल में करना पड़ता है, 3 साल का कोर्स उसे 6 साल में करना होता है। इसमें दिक्कत है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो ये है कि बिहार के दूर दराज का छात्र को पटना में सीट मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है, बट रहने में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो भी जो गांव से पढ़ने आता है वो किसान का पुत्र होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ों को सरकार को देखना होगा और हॉस्टलों की संख्या बढ़ानी होगी।
छात्र को देख रेख का अलग से व्यवस्था करना होगा, सुरक्षा का अलग लाना होगा कहीं ना कहीं। और बाकी जब बात रह गया मेरे इन्वॉल्व होने का छात्र राजनीतिक में, तो मैं जब किसी को भी ऐसा होता है, मुझे आभास होता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, या फिर किसी का मुझे बुलावा आता है, तो मैं बेहिचक वहाँ जाता हूँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। हैं कि आपको कहीं भी किसी का भी जरूरत होता है तो आप वहाँ पे हमेशा पहुँचे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नहीं देखते हैं कि वो सामने वाला छात्र, सामने वाला युवा वो किस बैकग्राउंड से है, कभी जाति धर्म आप किस नहीं, बस छात्र है, छात्र होना चाहिए, छात्र है, युवा है। और हुआ भी है। और मेरे इंटरफेयर से कहिए या फिर मेरे थोड़ी सी पहल से अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर भी रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और एक चीज और यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पेपर लीक। आप युवा हैं तो आपको ज्यादा घुल मिलते होंगे लोगों से, तो पता चलता होगा कि पेपर लीक, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो, बोर्ड की परीक्षाएं हो, ये चीजें जब छात्र से आप मिलते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वो कैसा मतलब क्या स्थिति रहता है? हाँ बहुत, ये छिपाने का तो बात ही नहीं है, पेपर लीक तो होता है और इसका कठिनाई पूरे छात्र को भुगतना पड़ता है। तो इस पे भी कुछ ना कुछ बहुत मजबूती से काम हो रहा है, वर्क हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान भी इन्वॉल्व हैं। और आगे पेपर लीक ना हो, एक ऐसा ठोस कदम उठाया जा रहा है कि मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ी ना हो। तो पहले वाला बात अब नहीं रहेगा, आगे की जो एग्जाम होने वाले हैं उसे सरकार मजबूती से अपनी और छात्र नेता आप हैं, तो आपसे ये परफेक्ट सवाल होगा और आप ही बता सकते हैं इसका सही से आंसर, क्योंकि आप युवाओं के बीच में रहते हैं, हमेशा स्टूडेंट से घिरे रहते हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है और किसी स्टेट में लागू नहीं है, और इसका साफ साफ इफेक्ट ये पड़ रहा है बिहार में कि बिहार का कोई भी सरकारी फॉर्म निकल रहा है उसमें दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और आसानी से नौकरी ले रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एकदम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीपीएससी टीचर, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पिछले 20-25 साल में जितना नौकरी नहीं दिया होगा सरकारी, उतना बिहार अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर में दे चुका है। और इसी तरीके से झारखंड के बच्चे, अदर स्टेट। तो क्या हम बिहार के बच्चों का सीट बंटवारा कर रहे हैं, बिहार के बच्चों का हिस्सा किसी दूसरे स्टेट को दे रहे हैं? क्योंकि दूसरे स्टेट से तो ये हमें नहीं मिल रहा है। तो डोमिसाइल नीति के बारे में आपका क्या मतलब, क्या सोचते हैं? मैं ये बिल्कुल आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें सुधार करने का जरूरत है। जो डोमिसाइल नीति बिहार के ऊपर लागू हुआ है कि अदर स्टेट के बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जा रहा है और यहाँ के बच्चे जा कर के पलायन कर करके दूसरे राज्यों में लेबर वाला काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुकानों में काम कर रहे हैं। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने की जरूरत, मैं ये नहीं कहता कि डोमिसाइल नीति खत्म ही कर दे, लेकिन हाँ 2-4% रखे, बट डोमिसाइल नीति कोई एक मिनिमम रखिए। हाँ मिनिमम होना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। पूरा सीधा सीधा ऑफर दे रहा है, जहां हर स्टेट लिखे हुए रहता है फॉर्म में कि ओनली यूपी स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली हरियाणा स्टेट के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे लागू कर दे? क्या मतलब इतना ज्यादा पूरा धन और पैसा से परिपूर्ण राज्य है कि आप मेरे यहाँ नौकरी करिए? तो मैं देश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि भाई इसमें सुधार करने का, डोमिसाइल नीति में बहुत जरूरी है बदलाव करना। बिहार के चाहे तो आप इसका परसेंटेज घटाइए, कुछ परसेंट दीजिए या फिर हटा भी दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ। क्योंकि बात स्टेट का है। जहां अभी के समय में बात चल रहा है, हरियाणा हो गया, हरियाणा साफ साफ कह चुका है कि प्राइवेट नौकरी में 75% मतलब रिजर्व रहेगा स्टेट के लोगों के लिए। आप सरकारी नौकरी का भूल जाइए। और वहां हम लोग गिना चुना, एक तो यहाँ के लोगों को जरूरत है नौकरी का, और उसका नौकरी का हिस्सा हम किसी दूसरे स्टेट को दे रहे हैं। तो आप ऐसा है कि प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, आप सरकारी में ही डोमिसाइल लागू कर दिए हैं। बिल्कुल, ये इसमें सुधार करने का जरूरत है। जितना भी 4-5 लाख 6 लाख नौकरी मिला सरकारी, उसमें अगर नहीं तो 1.5-2 लाख आधा आधी डोमिसाइल नीति से बाहर के स्टूडेंट है। अगर उतना लोग बिहार के लोगों को नौकरी मिलता, बिहार के स्टूडेंट तो बम बम रहते। बिल्कुल, इसमें है सुधार करने का जरूरत है। और मुझे लगता है कि या फिर एक मिनिमम डोमिसाइल नीति कीजिए या फिर हटा भी दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानने वाला है। इसका मैं समर्थन
बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि डोमिसाइल नीति बिहार पे लागू हो। क्योंकि ये आप मतलब आप बड़ा बनने के लिए सिर्फ लागू किए थे। हमको नहीं लगता है कि आप इसको हटा दीजिएगा तो ना कोई देश में कुछ बोलने वाला है, बिहार से तो कोई कुछ बोलेगा सही नहीं। बात है, हाँ। क्योंकि देश से दूसरा स्टेट से उसका बोलने का कोई हक ही नहीं है। क्यों बोलेगा भाई, तुम्हारा स्टेट दे रहा है डोमिसाइल नीति। और मुझे लगता है कि इस पे डोमिसाइल नीति पे अंदर अंदर काम हो रहा है, होना चाहिए, बहुत हाँ, जरूरी है। क्योंकि कुछ बीपीएससी वाले टीचर, जब एक प्रतिनिधि मंडल मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मिलने आया था, तब वहाँ के बीपीएससी के बताए थे वो लोग कि डोमिसाइल नीति पे भी, तो भैया इस मैटर पे भी और बीपीएससी वाले मैटर पे, दोनों मैटर पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बात हुआ है मेरे नेता का, और उसमें वो पूरा बोले हैं कि जैसा आप बोल रहे हैं उस पर सुधार किया भी जाएगा, और जो बीपीएससी टीचर का मांगे वो पूरा भी किया जाएगा। पूरा भी किया जाएगा। तो गौतम विरासत जी, हम देख रहे हैं आपको कि आप भी चिराग पासवान की तरह हाथ में जैसे चिराग पासवान पहनते हैं वैसे ही आप भी पहने हुए हैं, तो इसका कोई खास कारण है या फिर चिराग पासवान को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा? फॉलो तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, दिल से करते हैं, वो हमारे आदरणीय नेता हैं। और बाकी बात रह गया कलावा का, तो ये तो कलावा है, तो हम बचपन से बांधते आए हुए हैं, और बहुत कम उम्र में ही अपने धर्म के प्रति एक्टिव हो गए थे, जागरूक हो गए थे, और लोगों को भी जागरूक करने के लिए निकल चुके थे। उस समय मेरा उम्र भी महज 17 साल का था जब एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकरबाग से मुझे बजरंग सेना का दायित्व दिया गया था। अच्छा, आप बजरंग सेना के मतलब बजरंग सेना संगठन में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं? जी, 2017 से ही, 2017, हाँ 17 से, मतलब कि 7-8 साल से आप बजरंग सेना से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। बजरंग दल के अभी के माहौल में तो बजरंग दल, आरएसएस, ये सब पे तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है लेफ्ट पार्टियां द्वारा। बहुत सारे जो भी आप बोल दीजिए कि जो हिंदुत्व को नहीं चाहते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि जब से आज़ादी मिली थी उसके बाद से सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा था। आपकी जो सरकारें, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, तब से सिर्फ हिंदू हो रहा है, तो लोगों को थोड़ा खलता है, थोड़ी मिर्ची लगती है, और लगना भी चाहिए। लेकिन लेफ्ट वाले तो बोलते हैं कि अब हिंदू मुसलमान होता है, पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था। पहले हिंदू मुसलमान होता था, अब सिर्फ हिंदू हो रहा है। अच्छा, अब सिर्फ हिंदू हो रहा है। पहले तो न जाने गैरों को खुश करने में न जाने कितना सनातनी अपना बलिदान दे चुके हैं, और जब से हिंदू समाज जागरूक हुआ है, ईंट का जवाब आप पहाड़ से देने निकले हैं, तो उन लोग को अब थोड़ा खलने लगा। अच्छा, ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, अब पहाड़ से मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले आप इससे जानना चाहेंगे कि आप बजरंग दल से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो बजरंग दल के में आपका क्या पोजीशन है अभी? मतलब उसमें भी तो कुछ कार्यकर्ता हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। जी, उनका ये, मैं अपना बजरंग सेना का पटना महानगर का नेतृत्व करता हूं, और पटना महानगर ये क्या पूरे देश भर में कहीं भी हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जाना होता है तो मैं ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित कुमार गुप्ता जी के साथ मैं ही जाता हूँ। बजरंग दल का मेन मकसद क्या है? जैसे अभी हम निगेटिव चीज़ें के बारे में बात ही नहीं करेंगे कि लेफ्ट क्या सोचता है, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं वो क्या सोचते हैं। हम बजरंग दल के जो जानना चाहते हैं कि बजरंग दल आखिर कार्य क्या करती है, उसका मकसद क्या है, तो मतलब बजरंग दल क्या करती है? बजरंग दल हो, आरएसएस हो, हिंदू वाहिनी हो, या हो बजरंग सेना, या हो शिवसेना, सबका मकसद एक ही होता है कि हिंदुत्व को जगाएं, अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति जागरूक रहें। यदि हम जागरूक नहीं कर रहे हैं तो हमारे अपोजिशन वाले आकर के उन्हें 2 किलो 5 किलो अनाज पे अपना दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए जागरूक करते हैं कि भाई अपना सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। धरती पे कुछ भी नहीं था तब अपना सनातन था, और बाकी तो इधर उधर के आए गए, अब ये नया धर्म वाला है ये लोग। कल नागपुर में दंगा हुआ है जी, पता है? जी बिल्कुल पता है। तो आरएसएस का मुख्य एकदम गढ़ माना जाता है नागपुर जी। वहां पे कल दंगा होता है, तो एक शिवसेना का नेता का बयान आता है कि हिंदू के जितने भी सेना हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी सेना हो, ये सारे हैं
जो दंगे हिंसा करवाते हैं। ये बयान आया है शिवसेना के, जो खुद एक पार्टी हिंदुत्व के विचारधारा को मानती थी। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब उनका विचार बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया है हिंदुत्व के प्रति। तो उनके बयान को आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि वो शिवसेना को बनाने वाले आदरणीय बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच नहीं रहे। वो रहते तो ये ना जाने आए गए नत्थू खैरों का तो भी तो पता ही नहीं रहता कि वो शिवसेना में रहते कि नहीं। तो वो अब जो शिवसेना है वो अब शिवसेना नहीं रह गया है, वो अब सेकुलर हो गया है, पूरी तरह सेकुलर के हाथों में जा चुका है। कह दीजिए कम्युनिस्ट की पार्टी में हो या कांग्रेस की पार्टी मतलब में शिवसेना पार्टी पे किसी दूसरे का कब्जा हो गया। बिल्कुल पूरी तरीका से, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। और ये बयान आया था संजय राउत की तरफ से। संजय रावत, हाँ उनका तो बयानियों में ही वो चर्चे में रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल देना है अपना और बाकी मीडिया का फेम ले लेना। चिराग पासवान की पार्टी से आपका जुड़ना कब हुआ? उनको तो फॉलो में बचपन से फॉलो कर रहा था। उनसे जुड़ना मुझे हुआ है लगभग 2020-21 में, कोविड वाले टाइम से। और उनके प्रति आस्था था मुझे, उनकी पार्टी के प्रति, और पूरी तरीके से उन पे चले गए कब, जब उनके अपने ही परिवार के चाचा के द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, चिराग पासवान को अपनों से बहुत ज्यादा धोखा मिला है। हाँ ये तो है, ये तो हम भी नहीं छिपा सकते, ऑन कैमरा हम भी बोल सकते हैं रंजन आपसे कि बिल्कुल। और चिराग पासवान एक ऐसे समय में पॉलिटिक्स करियर में एंट्री लिए थे जिस समय उनके पिता उनके साथ नहीं रहे थे, और उसी समय से चिराग पासवान की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। और इनके पार्टी में इनके अपने लोग धोखा देते चले गए। तो जब आप उस समय चिराग पासवान से जुड़े हुए थे तो क्या महसूस होता था चिराग पासवान के साथ रहकर कि चिराग पासवान टूटे हुए थे, या फिर वो अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करते थे? कुछ कोशिश तो वो पूरा किए कि पार्टी को जो परिवार को जोड़े, पार्टी को जोड़े, बट परिवार वालों ने ही ऐसा कर दिया कि वो अंदर से इतना ना टूट चुके थे कि फिर एक होता है ना कि धागा टूट जाने के बाद आप कितना भी कोशिश कीजिएगा तो वहाँ गांठ पड़ जाता है। वो हो गया पहली बात। तो दूसरी चीज़ ये हो गया कि फिर ये ऐसा नहीं था कि मतलब उनका में जुड़ने का ये रहा होगा कि मतलब उनका पार्टी को जो परिवार को जोड़ना, ऐसा नहीं। उनको मुझे शुरू से ही देखकर मुझे लगता था कि हाँ ये आदमी है जो बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कुछ करके दिखाएंगे, और कर भी रहे हैं। और चिराग पासवान के जब स्पीच होता है तो अभी तक वो बात करते हैं कि मुझे अपने परिवार को समेटना है, मुझे अपने परिवार को जोड़कर रखना है। जैसे कुछ दिन पहले ही उनकी माताजी के इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया वाले, तो उनकी शादी की भी बात चली कि शादी कब कर रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला कि सबसे पहले चिराग हमसे बोलता है कि हमको परिवार को एकजुट करना है, और मेरा परिवार एकजुट हो गया, बिहार एकजुट हो गया, तब हम निश्चिंत हो जाएंगे, उसके बाद जो करना है आपको करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। एक ऐसा होता है कि, और ख़ासकर हमारे बिहार में ही, कि परिवार को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है। तो वो इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, और उनके घर से 4 सांसद पहले से ऑलरेडी रह चुके हैं। तो अभी परिवार में जो खटासे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक दिन वो ऐड होंगे ही होंगे। एक चीज और, चिराग पासवान जब वो उनके अपनों से धोखा मिला था चाचा से, और एक भाई हैं उनके, प्रिंस राज नाम है। हाँ, प्रिंस राज समस्तीपुर के सांसद। जब वो अलग हुए थे तो चिराग पासवान को सबसे ज्यादा दुख हुआ था, और चिराग पासवान बहुत चीज बोले भी थे उस टाइम समय कि उसको मतलब अपने कलेजे के टुकड़े जैसा रखा था। कलेजे को टुकड़े जैसा, ये कहने को छोटा भाई थे वो, बट वो एक बेटे के जैसा वो हमारे नेता ने उन्हें पाला था। उनके स्कूल से लेकर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट पे पेरेंट्स के जगह इनका, मेरे नेता का साइन होता था वहाँ पे। और हमको भी याद है कि जब हम उनका पहली बार संसद में स्पीच देखे थे तो दोनों भाई साथ में गए थे संसद, दोनों साथ में गए थे, साथ में बैठे भी थे। तो ऐसा था, अटैचमेंट ऐसा लगाव था दोनों में। कभी कोई कहा नहीं कि हाँ भाई चचेरे भाई, कभी नहीं ऐसा कोई कहा होगा, एकदम अपनापन जैसा। बट ना जाने कि इनकी बातों पे आकर के वो पार्टी में बगावत किए, परिवार में बगावत किए। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या लगता है कि आगे जाकर के एक हो सकते हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें तो
क्योंकि चिराग पासवान कोशिश हमेशा करते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल हमेशा, और उनकी और बातों से बार बार पता चलता है कि वो एकजुट करना चाहते हैं। हाँ, आप पहले भी प्रोग्राम में एनडीए का एक बैठक था दिल्ली में, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पे भी आपने देखा होगा रंजन की उसने अपने चाचा जी को पैर छू करके प्रणाम किए थे वो। तो कहीं ना कहीं उनका तो दिल में मन में है ही कि भाई ये तो मेरा अपना है ही खून। अब बस अब सामने वाला वैसा करता है तो फिर एक अलग। और चिराग पासवान के बारे में एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं। चिराग पासवान मतलब जब बोलते हैं तो लगता है कि एक एक शब्द गिनती का बोलते हैं, मतलब कहीं फिट किया हुआ है, एकदम वेल एजुकेटेड। मतलब होता है ना कि बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि इस तरीके से बात कर सके। तो आप जब उनके साथ रहते हैं तो क्या रियल में चिराग पासवान इसी तरीके से बात करते हैं या फिर मीडिया में फेस जो आता है वो अलग आता है? बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कह रहे बस बिल्कुल वैसा ही होता है। हम लोगों को भी गर्व होता है कभी कभी कि हाँ मुझे है गर्व कि मैं एक ऐसे नेता के साथ जुड़ा हूँ जिनका अपना एक अलग स्टैंड है, अपना अलग एक पर्सनालिटी, अलग पहचान है और काबिलियत है कि वो बिहार को आगे लेके जाए। लोग तो बिहार का बात करते हैं, हम लोग तो हम अपने नेता में देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते हैं और उनमें वो काबिलियत है भी। चिराग पासवान की पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप हमेशा चिराग पासवान के साथ दिखते हैं। चिराग पासवान के साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जब लगा हो कि नहीं यार हमने एकदम बिल्कुल सही आदमी को चुना है, अपने आइडियल माना है? तो कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है चिराग पासवान के साथ आपका? हमेशा हमेशा मुझे गर्व होता और मैं पूरे हमेशा जब जब मीडिया से मैं रूबरू होता हूँ तो मैं कहता हूँ, लोगों से रूबरू होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे नेता के साथ जुड़ा हूँ जिनका एक अलग अपना पर्सनली डॉक्यूमेंट्स विजन है जो बिहार को और बिहार वासियों को आगे की ओर ले जा सकते हैं। और हमेशा से मैं कहा और वो सब है उनमें कभी। कोई स्टोरी है जब चिराग पासवान से आपका बातचीत हुआ है? बहुत सारी ऐसे किस्से हैं जब हमने, कोई जो एक यादगार रहा हो कि यादगार ऐसे ही रहा हो। उस टाइम जब हम पार्टी से नए नए जुड़े थे तो अब मैं हमेशा अपना द रॉयल फ्लैग मार्च कार का रैली निकालता था मैं हमेशा। तो उस कॉमर्स कॉलेज है पटना में, जो कॉमर्स कॉलेज है उसी वहीं से निकालता था मैं। तो उसी फ्लैग मार्च का इनविटेशन मैंने देने गया था उनको वहाँ पे, चिराग पासवान हाँ को। तो वहाँ पे हुआ था वो किस्सा था, ये यादगार किस्सा है। तो फिर बोले थे कि भैया ऐसा है कि आना है फ्लैग मार्च का और आपको चीफ गेस्ट के तौर पे आना है यहाँ। तो वो कहे कि ठीक है वो हम आएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि बिहारी थोड़ा सा होते हैं, बदमाश होते हैं। बस ऐसा हो कि स्टंटबाजी ना हो मेरे रहते भर में, कुछ ऐसा मोमेंट ना हो ताकि आप लोग का थोड़ा छवि ना ये हो और फिर हम लोग पे भी ना क्वेश्चन उठे, वो अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि बस वही फ्लैग मार्च के बस कुछ ही दिन के बाद जब उनको वाई कैटेगरी का सुरक्षा दिया गया था तो वो उनसे ले लिया गया था। तो उस दरमियान भी जब सुरक्षा लेने के बाद हम थे और मेरे साथ एक भूतनाथ का मेरा भाई जैसा शिवा था और 3-4 लोग ऐसे थे कि एनी टाइम भैया के सबसे आगे वाले रेड बुलेरो हुआ करता था स्कॉट का, उसमें हम बैठते थे। तो कहीं जाना होता था तो उस टाइम तो सुरक्षा कम हो गई थी तो फिर हम लोग ही थे कि कहीं भी गाड़ी रुकता था तो बस जाके गेट के पास खड़े हो जाते थे कि कोई अननोन पर्सन ना आ जाए, कुछ ऐसा अनहोनी घटना ना घट जाए। तो ऐसा होता था। तो वो हमेशा भैया वो तारीफ करते हैं, आज भी वो तारीफ करते हैं कि यार तुम लोग हो मेरा भाई जैसा, मेरा अपना। अच्छा, मतलब ये तो फिर पर्सनल लगाव हो गया आप लोग का। पर्सनल है बिल्कुल। हमेशा वो कहते हैं कि हाँ जब कुछ ऐसा सुरक्षा का नहीं था तो तुम लोग देखते थे। उनके जुबान से मैं हमेशा सुनता हूँ और थोड़ा अच्छा भी लगता है, गर्व महसूस होता है कि नहीं भाई नेता तो बहुत लोग हैं। हाँ। नेता तो है बिहार में, डेली 10 नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कार्यकर्ता को कौन ध्यान दे रहा, वो रियल में नेता होता है। और कार्यकर्ता को लेकर चलता है वहीं तो असली नेता होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजन। नहीं तो नेता तो सच में बिहार की धरती ही नेता उगाने वाली है। राजनीतिक का धरोहर वो है। आप बजरंग सेना से जुड़े हुए हैं और बजरंग सेना से जुड़े हुए हैं और बिहार में हैं और बिहार में भी पटना में हैं, तो इस जगह का कुछ बात नेक्स्ट लेवल होता है। तो आपके मतलब बजरंग सेना में रहते हुए कोई ऐसा केस आया जिसको लगा हो देख करके कि यार इसको बजरंग सेना ही हल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं? अनगिनत मामला है,
अनगिनत मामला अपने जीवन का मैं सबसे ज्यादा समय बिताया हूँ पटना में। और पटना में ही ना जाने ऐसा कितना कैसे बताएं, कुछ साल पहले की बात है, चिरैयाटांड में 3-4 गौ हत्या कर दिया गया था मुसलमानों के द्वारा। उस पर पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था। वहाँ का थाना वाला FIR तक कर नहीं रहा था कि भाई जो किया वो एक विशेष समुदाय से। उस समय जाकर के एशिया का सबसे बड़ा कहा जाने वाला कॉलोनी कंकरबाग, चिरैयाटांड पुल के नीचे लगभग 4 घंटा वो जाम रखे थे। और भी 1-2 संगठन के लोगों से मदद ली और फिर ऐसा आंदोलन हुआ, ऐसा गौ हत्या को लेकर आंदोलन किया कि 3-4 घंटा पूरा जाम था। BSF वाले, CRPF वाले लगभग 200 के संख्या में आ चुके थे, हम लोग को घेर चुके थे। और उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी? उस टाइम 18 मतलब स्कूल कॉलेज खत्म, स्कूल कॉलेज में थे? कॉलेज में थे? हाँ, कॉलेज में हूँ। उस टाइम आपने ये काम कर दिया है बजरंग सेना के रहते भर में? हाँ, तो उस टाइम जब एक होता है ना कि जब सर पे कफन बांध के निकले हो तो फिर उसका उम्र नहीं देखना है, जगह नहीं देखना है, समय नहीं देखना कि कब क्या होगा। बस अपने धर्म के प्रति मुझे आस्था है। मुझे पता है कि मैं कफन बांध के निकला हूँ तो अच्छा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरना है। और ऐसा है कि जीवन में मरना तो एक दिन सबको ही है, तो कुछ ऐसा करके मरे ताकि लोग ईगो तक याद रखें। और बजरंग सेना में आप जुड़े हुए हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। अभी जो जिस तरीके का देश में माहौल है, जो हिंदुत्व के से नफरत करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये नया नहीं है रंजन, मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत पहले से है कि हिंदुत्व से नफरत करने वाला तभी तो था। कहाँ हम लोग जनसंख्या में कितने अभी 140 करोड़ होने वाले हैं और सामने वाला भी 35 करोड़ के आसपास में। जब बंटवारा हुआ था तो वो मात्र 2% के थे। तो नफरत करने वाले अंदर से ऐसा नफरत किए, ऐसा देश के सनातन धर्म को खोखला किए कि आज पूरे समाप्त कर दिया है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, ये सारे जितने देश आप बता रहे हैं उसमें हिंदू की संख्या ना के बराबर हो गई। तो ना के बराबर हो गई। पहले थी, पहले 30% 35% था, अब तो 2% से भी कम रह गया। बांग्लादेश का है तो आप सामने का किस्सा है भाई, आप देख सकते हैं क्या दुर्गति हुई है हिंदुओं का वहाँ। पत्थर चलाया, गाड़ियों में आग लगा दी, हिंदू के घरों में पत्थर। और पता है क्या हुआ, वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कि गाड़ी में मूर्ति, बहुत लोग रखे रहते हैं हिंदू लोग, बहुत लोग क्या अधिक सब रखते होंगे, तो गाड़ी में मूर्ति देखा जा रहा था कि किस गाड़ी में मूर्ति लगा हुआ है, उस गाड़ी को जलाना है और तोड़ना है। ये नया मामला आपको लग रहा होगा, लोगों को लग रहा है जिन्होंने नहीं पता। मैं बता दूं कि केजरीवाल के सरकार में दिल्ली में वहां के जिहादी मुसलमान ऐप रखा हुआ था। वो ऐप से गाड़ी को नंबर देख लेता था कि कौन से गाड़ी हिंदू का, कौन से मुसलमान का था, वो उस गाड़ी को जलाता था जो हिंदुओं का होता होगा। ये तो आप नया है, तो हाँ, बहुत पुराना, हम लोग तो कब से देख रहे हैं। ऐप से देख रहा था, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका गाड़ी का पोल्यूशन खत्म हो गया, मतलब उस तरीके से पता चल रहा था कि गाड़ी का मालिक का नाम क्या है, कौन सा गाड़ी खान का है या कौन सा गाड़ी कुमार का है, वो देख करके जलाया था उस गाड़ी को, जिसमें आईबी रहे विकास शर्मा जी का वो निकला था 35 बार चाकू से गोदा, अंकित शर्मा जी का निकला था। उस टाइम का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो दिल्ली दंगे की बात, दिल्ली दंगे, हाँ। तो ये तो ऐसा अनगिनत हो चुका है, केरला हो, बंगाल तो खैर निकल ही चुका है अपने हाथ से, कश्मीर गया ही है। ये तो ये कानपुर का ही तो आप मूर्ति देख करके, कलावा देख करके मारना, गाड़ी को क्षति पहुंचाना नया नहीं है। अब नया हम लोग को इसलिए लग रहा है कि अब हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में देखे तब जाकर के जाने क्या ऐसा भी होता है। मतलब अब सोशल मीडिया से लोगों को ज्यादा जानकारी मिल रही है, लेकिन ये ज्यादा जानकारी नहीं है। अब ये चीज पहले से होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। तो आगे अभी का जैसा समय चल रहा है उस तरीके से आगे आप देश के नेतृत्व करते हुए किसको देखना चाहते हैं? हर कोई का अपना, क्योंकि मोदी जी लगभग में ये 15 साल तो पूरा कर लेंगे, अब उनका रिटायर होने का उम्र भी आ चुका है, तो आप इनके बाद अगला दावेदार कौन हो सकता है? कि मोदी जी के बाद मुझे लगता है कि एक बार योगी जी को आना चाहिए, देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए एक बार तो योगी जी को आना ही चाहिए। और योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो सच में हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और बाकी जितने भी उनको देखकर बुलडोजर बाबा बने हुए हैं,
क्योंकि ओरिजिनल जो बोला जाता है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता उसका राइट योगी जी के पास है। है। जी बिल्कुल। बाकी जितने लोग हैं जो योगी जी की कॉपी करते हैं, हालांकि वो सेकुलर हैं, वो हिंदुत्व के लेकर चलने वाले नहीं हैं। चाहे आप बात कर लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी का, उनकी वाइफ है जो मुस्लिम लड़कों के साथ रील्स बनाती हैं। आसाम में हो गए हेमंत बिस्व शर्मा, जब उनको भी बोला जाता है हिंदू के लिए, हर बयान देने के लिए तो बहुत देते हैं, कुछ एक्शन भी कर देते हैं कि लगे कि नहीं यार ये भी योगी की तरह ही काम करता है। लेकिन योगी जी जो काम करते हैं वो लगता है कि वो बंदा एकदम दिल से काम करते हैं। ये तो पूरा दुनिया उनका दीवाना है, माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी का, इसलिए तो दीवाना है। जो वो कोई भी काम करते तो डंके की चोट पे करते हैं और बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, और जो सही है वही बोलते हैं। ये नहीं कि अंदर में कुछ और रहता है बाहर कुछ और रहता है, नहीं, कुछ भी होता है बोल देते हैं वो। अरे बिहार समेत पूरे देश का बहुत ऐसे भाजपा के नेता है जो ऊपर से दिखावटी कुछ और अंदर से सेकुलरिज्म वाला कुछ और है। यही बात कर रहे थे कि जो जितने भी हैं एक दो का नहीं है, बहुत सारे नेता हैं जो योगी जी के कार्यशैली को अपने ऊपर लाना चाहते हैं कि मेरा बीजेपी में बहुत ज्यादा पैठ हो, हमको बीजेपी के हेडक्वार्टर से मतलब लगे कि हाँ हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। लेकिन वो योगी जी के कॉपी करते हैं, असल में उनका चेहरा कुछ और होता है, दो साइड का होता है। सही बात है। पिछले साल रामनवमी का ही बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा 8-10 साल नहीं होना, पिछले साल की बात कर रहे हैं। बिहार शरीफ में एक शोभा यात्रा निकलता है, वहाँ हमारे मित्र हैं माधवलाल कश्यप जी जो हिंदूवादी संगठन चलाते हैं, हिंदू स्वाभिमान करके नाम है उनका। तो वहाँ पे रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया गया, और निकालना भी है तो ये एक बॉन्ड लिखाया जा रहा था कि कम से कम 200 हिंदू कार्यकर्ता का आधार कार्ड दो तब हम निकालने देंगे ये रामनवमी का शोभा यात्रा। और आप बताइए कि हम हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में, अपने ही देश में शोभा यात्रा, वो भी प्रभु श्री राम का शोभा यात्रा निकालना हो तो उसके लिए मुझे प्रूफ देना होगा थाने में जाकर के हाँ हम भाई निकाल रहे हैं। 200 लोगों का, 200 लोगों का, एक दो का नहीं, 200 लोगों का। और तो समझिए सब एनडीए का सरकार है भाई, भाजपा है, हम भी लोजपा भी हैं, जेडीयू भी है, तो हम हिंदू का वोट लेकर के हिंदू को चलने का काम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। अभी ही जो नागपुर में हुआ है, बहुत सारे नेता का बयान भी आया है और बोला भी गया है कि नागपुर जो है आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और बीजेपी ये कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने बोला कि 300 साल में पहला बार दंगा हुआ है नागपुर में, और बीजेपी और आरएसएस का हेडक्वार्टर रहते भर में यहाँ पे दंगा कैसे हो गया। तो आपको क्या लगता है कि उसमें छूट दिया गया होगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो शांति सॉफ्ट रखे होंगे मर्द तभी हुआ होगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है। सहनशीलता है हिंदुत्व में, हिंदुओं में सहनशीलता, ये आप भी जानते हैं। और हम लोग हैं जो संविधान से चलने वाले लोग हैं। जिस दिन महाभारत से चलने लगे तब तो फिर समझिए कि ये जो 35% दिख रहे वो दिखेंगे नहीं। तो हम लोग बस ऐसा नहीं है कि चाहते तो क्रिया का प्रक्रिया नहीं दे सकते थे, लेकिन अब जब वहाँ खुद सरकार माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के नेतृत्व में है, वहाँ के पुलिस प्रशासन कंटिन्यू निरीक्षण में है कि कैसे क्या हो रहा है, तो इसलिए वहाँ का हिंदू सहनशील तो होता है, तो इसलिए थोड़ा साइलेंट है, धैर्य रखे हुए हैं। लेकिन ये लोग का एक मॉडल है, और ये मॉडल से आप भी वाकिफ होंगे। जैसे क्रिकेट मैच से हुआ तो मुंह में वहां पे भी हुआ हिंसा, तो बोले कि इंडिया जीत गया तो मतलब जश्न मनाया, पटाखा फोड़ा, तो पटाखा फोड़ा तो इधर नहीं आना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए, ये मेरा एरिया हो गया। और ये कल वाले में हुआ क्या कि औरंगजेब का कब्र खोदने के लिए बोला, तो ये क्यों बोला, या फिर जो भी हो ये क्यों बोला। और बात रही, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सामने वाला को एकदम जो असली में जो हिंसा करता है उसको विक्टिम बना दिया जाता है कि अरे यार वो तो गलती इसका था, वो पत्थर ही चला दिया, आग ही लगा दिया तो क्या हो गया, गलती तो सामने वाला का था, वो तो बेचारा मजबूरी में किया। मतलब इस तरीके से मीडिया आजकल की रिप्रेजेंट करती है उन लोगों को। पहले क्या होता था कांग्रेस की सरकारों में तो यही होती थी ना कि जम्मू कश्मीर में जवानों को मार दिया जाता था, पत्थर चला दिया जाता था, और तुरंत उधर से वकालत करने के लिए कांग्रेस का वकील भी खड़ा हो जाता था कि अरे ये तो भटके हुए नौजवान हैं। वही अब करने चले थे, लेकिन वो अब होने वाला नहीं है।
बाकी बात रह गई औरंगजेब के कब्र का। अरे यहाँ के भारतीय मुसलमानों को तो खुद ये होना चाहिए कि भाई इसको तो सबसे पहले इसके खुद उनको आकर के वो कब्र को हटाना चाहिए। वो औरंगजेब ना जाने कितनों हिंदू औरतों का, लड़कियों का, ना जाने कितने का वो बलात्कार किया है, ना जाने कितने हिंदुओं का वो कत्लेआम किया है, जिसका वो उसके खुद के किताब में पूरा विवरण है भाई, वो उठा के पढ़ लेना। इसमें तो और मुसलमानों को आगे आकर के वो कब्र को हटाना चाहिए कि नहीं भाई ये मेरे देश पे ये कलंक का चीज है। मंदिरों को तोड़ना, तो मंदिर को ना जाने कितना मंदिर को नष्ट करके वो मस्जिद बनाया हो, ये भी तो हो सकता था ना कि मंदिर को छोड़ करके बगल में मस्जिद बनाई जा सकती थी। औरंगजेब का तो कहना ही था कि हिंदुओं को समाप्त करो, सनातन को समाप्त करो, और जिसका मजबूत स्तंभ होता है मंदिर, तो सबसे ज्यादा वो टारगेट करता था मंदिर को हटाने में। तो हम आज के मुसलमान भाइयों को ये तो बोलेंगे हम कि अरे यार आप खुद से आगे आओ और वो जो कलंक लगा हुआ वो आप खुद उसे साफ करके हटाओ। मोदी जी को आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल। तो जब मोदी जी नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, केंद्र की पॉलिटिक्स में, ये गुजरात की पॉलिटिक्स में नहीं, अच्छा, तो आपको उस टाइम क्या लगता था? उस टाइम के हिंदुत्ववादी एकदम चेहरा थे, और अभी के प्रधानमंत्री में आपको क्या अंतर लगता है? कुछ अंतर लगता है या फिर कि नहीं? अंतर तो बहुत है, बहुत सारा अंतर दिखता भी है, लगता भी है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो अब एक देश के नेता नहीं रह चुके हैं, वो अब वर्ल्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर वर्ल्ड के विश्व के नेता बन चुके हैं वो। तो हम लोग पहले सोचते थे कि अरे भाई मोदी जी आएंगे तो पूरा एक तरफा हो जाएगा, वो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो उस टाइम लगता था कि होगा वैसा, बट लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ जाने के बाद आप वो चीज़ नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम, लेकिन यही काम योगी जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल करे, तो वो कायदे से कर रहे हैं, क्योंकि जब वो स्टेट लेवल पे हैं तो वो हिंदुत्व के लिए पूरा आवाज उठाते हैं, पूरा मुखर होके बोलते हैं, जो भी चीज होता है खुलकर बोल देते हैं, चाहे वो सपोर्ट देना हो या फिर बोलना हो कि कांवड़ यात्रा कोई बोलता है कि नहीं निकलने देंगे तो वो बोलते हैं कि निकलेगा और यहीं से निकलेगा, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो रोक के दिखा देगा। तो अब जब आप ही बोले कि योगी जी को मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, उनको एक बार देखना चाहते हैं, ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो योगी जी को देखना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि योगी जी इसी प्रकार से रहेंगे कि वो फिर उस पद पे जाने के बाद चेंज हो जाएंगे, मोदी जी की तरह सेकुलर हो जाएंगे? सेकुलर नहीं, योगी जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक कायदे से कर रहे हैं। जो अपना हिंदुत्व का राइट है वो जो है कि वो दिलवा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान को वो टारगेट करते हैं। आप देख सकते हैं, वो कौन विकास दुबे थे ना, हाँ, उनका भी इनकाउंटर हुआ, जैसे अतीक अहमद का हुआ, अतीक अहमद का हुआ, उसका भी हुआ। लेकिन गिनाने वाले तो गिनाते हैं कि मुस्लिम का ज्यादा हुआ है, हिंदू का कम हुआ है। हिंदू का तो कम क्या, उसमें नाम ही नहीं आता कि योगी हमेशा हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं और मुसलमान को नहीं देखना चाहता। वो बराबर लेके चलते हैं भाई। और बाकी बात रह गया कि वो सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुसलमान का हुआ हो या फिर किसी और धर्म के विशेष लोगों को हुआ हो, तो वो अपराध करेगा, अपराधी जो रहेगा वो तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे ज्यादा आप हो तो आप ही को तो हटाया जाएगा, साफ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जब बनेंगे देश के, तो क्या लगता है कि ये रुतबा योगी जी कायम रख पाएंगे उस पद पे जाने के बाद, कि वो भी मोदी जी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे? मोदी जी की तरह उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, बट इतना तो उनको अपना एक होगा कि हाँ आप किस लिए इस जगह पे आए हैं। अच्छा। उनको तो ये लगेगा कि हाँ, माइंड में सेट रहेगा कि हाँ भाई अब किस लिए आपको लाया गया है। तो भगवान ना करे कि कुछ अपने रास्तों से भटक जाए, बट मुझे तो नहीं लगता कि वो भटकेंगे। वो बहुत बार ऐसे बोल भी चुके हैं कि हम हिंदुत्व के सेवा करने के लिए यहाँ पे हैं, राजगद्दी का भोग करने के लिए नहीं। और इतना ज्यादा उनका चर्चित चेहरा हो चुका है योगी जी का कि उनके खुद के पार्टी में उनको साइलेंट किया जाता है। कभी कभी देखकर लगता है कि योगी जी के हर मुद्दे को अब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, और ये दिखाने के मामले में उसके विपक्ष वाली पार्टियां नहीं होती है, उनके अपने पार्टी के लोग ही होते हैं। क्या लगता है आपको, अभी ये ऐसा महसूस करते हैं कि
योगी जी को चेहरा को दबाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बीजेपी का जो अभी सबसे बड़ा चेहरा बनने कर उभर रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद, तो कुछ हाँ मुझे लगता है, और आपको आपके दर्शकों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा तो बाबा के साथ पिछले ही साल हुआ था ऐसा कि उन्हें थोड़ा मतलब नीचा दिखाने का कोशिश किया गया हो था, बहुत बार ऐसा लगता है। हाँ, बट जो नीचा दिखाने चले हैं उनको पता होना चाहिए कि बाबा को बनाने वाला समस्त हिंदू समाज है, और हिंदू समाज ही है तो आप भाजपा वाले हैं, आप आरएसएस वाले हैं। हिंदू समाज ही नहीं रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहने वाले, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, तो आज हमेशा से हिंदूवादी जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो चैलेंज दे चुका है भाजपा को कि यदि बाबा पे एक बार भी उंगली उठा या फिर हटाने या झुकाने का कोशिश करेगा तो भाजपा को, आरएसएस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये चेतावनी बिल्कुल है, पूरे हिंदुओं की तरफ से दे दी जाती है, हमेशा दी गई है। और बीजेपी का केंद्र का जो नेतृत्व करते हैं अमित शाह, बहुत लोगों को लगता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और उनको नहीं बनने दिया जाएगा। उनके पीछे खासकर एक कारण है अमित शाह। इतने दिन आप किसी के साथ रहेंगे, बचपन से दोस्ती यारी में होम मिनिस्टर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, हम नहीं? आपको ऐसा लगता है कि योगी जी को अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उनके प्रधानमंत्री के बीच का ये कंकड़ साबित होंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। और अभी भी तो हमारे प्रधानमंत्री का तो अभी उम्र ही अभी तो है, अभी 10-15 साल तो उनको रहना भी चाहिए। हम ये भले कहेंगे कि हाँ मोदी जी के जाने के बाद योगी जी आए, बिल्कुल आए, और इतना भी हम लोग को विश्वास है कि हाँ ये अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, भाजपा के जो भी बड़े नेता हो, आरएसएस के मोहन भागवत हो, रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है। अपने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को इतना बढ़िया, इतना खूबसूरती से वो चला रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, जितना लायक चीज है। पूरा दुनिया में इतना बड़ा देश नहीं होगा जितना बड़ा स्टेट है यूपी अकेले। तो अकेले 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों को संभालना, तो 60 करोड़ से ज्यादा इस बार महाकुंभ में डुबकी लगा करके हिंदू समाज डुबकी लगा के आ चुके हैं, तो उनमें वो काबिलियत है कि वो देश चला सकते हैं। योगी जी में वो काबिलियत है, बिल्कुल बिल्कुल। गौतम विरासत जी, बिहार में 2025 में चुनाव है और आप छात्र के में जितने भी छात्र का जो भी संगठन है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति स्थिति क्या है? किस तरफ ये सरकार बनने की उम्मीद है? क्या ये सरकार पहले वाली रहेगी या फिर कुछ बिहार में सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं? नहीं, कहीं सत्ता परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं। एनडीए का सरकार है, आगे भी रहेगा। इतने बड़े हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। लेकिन सामने वाली पार्टियां तो खुलकर बोल रही है कि नीतीश कुमार की मतलब मानसिक स्थिति, इतना तक उनको बोल दिया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अब लाचार हो चुके हैं, उनका हेल्थ खराब है, तो पार्टियां उनसे लड़ना नहीं चाहती है, उनको गिराना चाहती है। आप तो सामने वाले को इस तरीके से आप बिहार की राजनीति हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अरे जो बोल रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि जब हम सामने वाले पे एक उंगली उठाते हैं तो ये 4 उंगली अपने तरफ होता है, तो उन्हें देखना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वो खुद कैसा है और क्या है, वो क्या किए हैं बिहार के लिए और बिहार के लिए। और ये बातें बोला है तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव बार बार ये दावा करते हैं कि हमने 17 महीने में 17 लाखों लोगों की नौकरियां दे दी, रोजगार दे दी, सरकारी नौकरी। तो आप बिहार के हैं और युवाओं में खासकर फेमस हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नौकरियां सही में तेजस्वी यादव ने दी थी? ऐसा कभी हो सकता है कि बिहार का मुखिया ना चाहे और उसके बगल का काम कर दे या नौकरी दे दे? ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहमति होगा तभी तो वो दिए हैं यार। बिल्कुल, जितना वो नियुक्ति पत्र वो बांटे, वो अकेले खड़े होकर तो नहीं बांटेंगे, हर कोई देखा होगा। पूरे बिहार की जनता देखी होंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, वो भी बांट रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके बदौलत दिया गया है नौकरी, बिना मुख्यमंत्री के परमिशन, बिना आज्ञा से कोई कैसे दे देगा? गजब कहने की बातें हैं यार। मुझे लगता है ना कि नीतीश कुमार को अपना काम का क्रेडिट लेने कभी आया ही नहीं।
कभी भी नहीं। तो और ये हकीकत है कि जितना उन्होंने काम किया है बिहार के लिए, बिल्कुल, उनको आज तक अपना काम का क्रेडिट लेने नहीं आया, कभी भी नहीं। अब जब वो उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, तो जब देखते हैं आजकल के युग की इस क्रेडिट लेना भी चाहिए, तो वो बोलते भी हैं तो इधर उधर बोला जाता है, और स्वाभाविक है कि इस एज में होता है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है, अगर यहीं कोई दूसरा स्टेट का मुख्यमंत्री होते, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, तो जहां जीरो से बिहार को उठा करके आज ऐसा बिहार दिया है, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए। और उसके बीच में आप सामने वाला आकर के बोल देता है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार ने क्या ही किया है। तो सच में बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है आपके हिसाब से? इतना बहुत कुछ किए हैं वो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इतना कुछ कर चुके हैं बिहार के लिए कि चौतरफा विकास हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को देखने को मिल भी रहा है। जो चीज मुझे पर्सनली ये लगता है ना कि अगर आप कहीं खड़ा होकर के चारों तरफ देख लीजिएगा ना, और जिधर अंगुली कर दीजिएगा, तो लगेगा कि वो सिर्फ बोल सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार का दिया हुआ, बिल्कुल उन्हीं का किया हुआ है भाई। आप कहीं भी बिहार में खड़ा हो जाइए। पहले एक था, मैं खुद एक प्रॉपर आता हूँ जहानाबाद से, हम लोग वहाँ 3 बजने के बाद जहानाबाद में एंट्री नहीं कर पाते थे। 3 बजे कि दोपहर में 3 बजने के बाद नहीं जाता दोपहर, शाम भी नहीं बोल सकते हैं, दोपहर बोल सकते हैं। अब क्या है, अब ऐसा हो चुका है कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी जाइए, लाइटें मिलेंगी, सड़कें मिलेगी, बाई रोड जाइए आइए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ वैसा डर का माहौल नहीं है। बेहिचक जाइए, बेहिचक आइए, इतना अच्छा काम हो चुका है कि अब तो अपना मुंह से क्या बोलूं, ये तो पूरे देश की जनता कह रही है। लेकिन तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के लिए लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ बिहार के लिए किया ही नहीं है आज तक कुछ। वही तेजस्वी जी नीतीश कुमार के साथ आकर के सरकार बना लेते हैं, कुछ महीने सरकार चलाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ, हाँ हुआ है। और जैसे ही कुछ उनके तरफ के पार्टियों से गड़बड़ी होने लगते हैं, मुख्यमंत्री जी वापस अपने जगह पे चले आते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी खराब हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हुआ है, वो हम नहीं करे, पूरे बिहार का जनता बोल रहा है। और दिखता है इसमें, कहने वाला चीजें दिखता है। तो बोले तो कि जिधर आप अंगुली खड़ा करके बिहार में खड़ा हो जाइएगा, बोलिएगा कि किसका किया हुआ है, तो नीतीश कुमार का किया हुआ है। कुछ बताइए ना यार, मेट्रो हो, ओवर ब्रिज हो, रेलवे ब्रिज हो, हॉस्पिटल, गंगा सेतु हो, जेपी सेतु हो, एम्स हो, हॉस्पिटल हो, पॉलिटिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ना जाने बहुत कुछ जो बिहार को चाहिए वो निरंतर वो दे रहे हैं। अगर बोलते हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 20 साल पहले भी बिहार था ना? बिल्कुल था। तो 20 साल पहले भी बिहार था, तो कोई ऐसा प्रूफ तो दीजिए कि लगे कि हाँ बोल सके एकदम खखर के कि नहीं यार ये नीतीश कुमार नहीं बनाया, हम बनाए हैं। चलिए कुछ नहीं तो कम से कम राजधानी में ही बता दीजिए, कोई रोड, कोई पुल, कोई हाईवे, कुछ भी बताइए ना। ये सब चीजों में सामने वाला नहीं टिकते हैं। अब ये पर्सनली अटैक जो करते हैं, क्या लगता है कि ये राजनीति का स्तर एकदम गिरता जा रहा है? इतना निचले पैदान पे उन लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिताजी के मुंह से, अपने दादाजी के मुंह से हमेशा से सुनता था कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था, डरावना था। हम लोग ही, चलिए अब हम लोग ही अपना बचपन में जाते हैं, राजेंद्र नगर जो स्टेशन है, हाँ, शाम के समय से सब्जी मंडी के उस तरफ से अब हम लोग को क्रॉस करना रहता था। सवाल ही नहीं होता था कि कोई अपने घर की बेटी बहू को उस पार भेज दे या फिर यंग आदमी चले जाए। मना कर दिया जाता था कि अब रेलवे ऊपटी नहीं जाना है, जो भी करना है इधर रहो। अब तो मोबाइल लेकर के आदमी जा रहा है, घड़ी है, अंगूठी पहन के जा रहा है। पहले तो उस टाइम एक चांदी का भी अंगूठी हुआ करता था, तो वो निकाल लेता था छिनछोरी करके, शर्ट पैंट पहने हुए रहता था, वो ले लेता था। तो खुद हंसी आती है। हाँ। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो हाँ। क्या वो बोलता था कि खोलो, अगर नहीं है कुछ पैसा कौड़ी तो ये तुम खोल के जाओ, कपड़ा दे के जाओ, शर्ट 2 पैंट दे करके जाओ। खाने पीने वाला चीज लेके जाता था तो उसका खाना पीना पूरा छीन के ले लेता था। सब चीज भाई हम लोग के सामने का ये चीज है। उस दौर से निकालकर नीतीश कुमार ने बिहार को लाया है। तो बहुत लोग जो बिहार के बाहर के होंगे उनको जानना ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है।
और उनको लगता है कि बिहार अभी भी एकदम गर्त में है, उसका कुछ विकास ही नहीं हुआ। अरे विकास नहीं हुआ, वो 15 साल बिहार का भी पूछिए तो जो बिहार के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महागठबंधन का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वर्कर आकर के अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि हाँ मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, मैं उसी समय से अपना हिंदुत्व छोड़ दूंगा, अपना राजनीतिक करियर छोड़ दूंगा। साफ सी बात, बिहार हमेशा से राजनीति का गढ़ रहा है और यहाँ बोला जाता है कि बिहार की हर गली गली में राजनीति होता है, हर घर में एक नेता है, हर नुक्कड़ पे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और खड़े खड़े इस्तीफा दिलवा दिया जाता है हर चाय की टपरी पे। तो उस स्टेट में एक युवा को राजनीति में जाना और उसका भविष्य कैसा हो सकता है, अब आप पार्टी से जुड़े हैं तो आगे आप छात्र राजनीति बिहार में किस तरीके से देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं, हर युवा को राजनीतिक में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि युवा से ही देश चलेगा, युवा से ही बिहार चलेगा। हर लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए, ना आए लेकिन उसमें जानकारी होना चाहिए कि हाँ हमारे प्रदेश का, हमारे देश का दशा और दिशा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। एक चीज और है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें मतलब 10 ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जिनकी उम्र 21, 22, 23, 24 साल ऐसे थी और वो जीत करके संसद में गए हुए हैं। लेकिन बिहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको टिकट लेने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नाम चाहिए, आपको राजनीति बैकग्राउंड से आना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ऐसा कर सकता है, तो आपको लगता है कि बिहार में भी इस तरीके का होना चाहिए और कोई ऐसा पार्टी है जो इस तरीके से युवाओं को टिकट दे सकती है? बिल्कुल होना चाहिए, और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके कार्यकर्ता भी हमें, और मुझे गर्व है कि मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये होगा और हो भी रहा है। हमारे नेता का नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवा और महिलाएं, ये दो पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। चिराग पासवान अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को मौका दिए हैं जो युवा हों और उनकी राजनीतिक कैरियर लगे कि ये बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। जीता जागता उदाहरण है भाई। युवा में तो वो खुद है सबसे पहले, माननीय चिराग पासवान मेरे नेता। दूसरे में भागलपुर के उप मेयर थे राजेश वर्मा जी, पूरे यंग हैं। अच्छा, नारी में चले आए, गर्ल्स में चले आए तो संभावी चौधरी समस्तीपुर से सांसद है वो। अरुण भारती जी जो जमुई से इस बार सांसद बने हैं। तो युवा के लिए तो हमारा पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी युवा को मौका दे भी रहे हैं, और आगे भी विधानसभा में भी युवा को ही मौका देंगे ही देंगे, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, विधानसभा में भी मौका मिलेगा युवाओं को? बिल्कुल मिलना ही मिलना है। और सही बात है कि चिराग पासवान ने लोकसभा इलेक्शन में युवाओं को मौका दिया है और संसद तक पहुंचाया। सांसद तक पहुंचाई, ये 4 सांसद ऐसे और एक चीज और पूछते हैं आपसे जी, बिहार की राजनीति है 2 धुरी में घूमती है, एक राजद एक जदयू, और ये दोनों पार्टियां बिहार में एकदम पूरा बोलिए तो वर्चस्व अपना जो भी है मानती है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन होता है 2024 का, उससे पहले 2019 का भी हुआ। चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीट मिलती है और 6 में से 6 सीट जीत जाती है, और सामने वाली पार्टी आरजेडी की बात कर रहा हूं, उस पार्टी को मतलब अपना मर्जी पे था कि हम कितना सीट पे लड़ सकते हैं, उसने लड़ा। एक छोटा सा पार्टी 6 में से 6 सीट जीत गई, और एक जो बिहार का एकदम वर्चस्व मतलब बिहार के हम ही राजा हैं, उस सीट को लोकसभा में ऐसा मात खाया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे चिराग पासवान की राजनीति, दूरदर्शी राजनीति? जो ये अपनी राजनीतिक गद्दी समझ बैठे हैं बिहार को कि नहीं ये मेरा ही है बिहार, तो उनको ये बिहार की जनता ने उन्हें पिछले बार इलेक्शन में ही समझा दिया था कि भाई बिहार का जनता अब पढ़ लिख चुका है, जागरूक हो चुका है, अब बरगलाने से वो अंधेरे में नहीं जाने वाला है। कितना भी लोभ प्रलोभन कुछ भी दे दो यार, वो कहीं जाने वाला नहीं है।
अब बिहार की जनता ये ठान लिया है, मान लिया कौन अच्छी पार्टी है, कौन अच्छे लोग हैं, कौन खराब लोग हैं, कौन खराब पार्टियां हैं। तो उसी पिछले बारी चुनाव में इन पार्टियों को वो आईना दिखा चुके थे बिहार की जनता ने। लेकिन एक बहुत बड़ा चीज होता है, जैसे बाहर के लोग जो देखते होंगे उनको लगता होगा कि 6 सीट लिए, 6 में से 6 सीट जीत गए और 6 सीट जहां जहां ये इन्होंने टिकट दिया होगा यहाँ पर इनका वोट बैंक होगा। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में, जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग यहाँ के हैं, तो हम लोग बहुत वाकिफ हैं इस स्थिति से कि आप 6 सीट लेते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा गढ़ क्यों ना हो, आप गांव से पंचायती में खड़ा हो जाइए ना, वहां से कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत जाइएगा। और ये 6 के 6 और लोकसभा इलेक्शन में 6 में से 6 सीट जीतना, और वो भी 6 दिशा में, 6 दिशा, कोई अगल बगल लेना देना नहीं, कहाँ समस्तीपुर, कहाँ ये हो गया आपका जमुई, बहुत तो अलग अलग। जब 6 सीट आया था तो उस समय के सबसे बड़े बिहार के नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लड़ी थी, जिसमें 6 पे 6 जीती। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें, मेरी पार्टी को 5 सीट दिया गया, 5 के 5 जीते, वो भी हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। ये पूरे बिहार का जनता हमारे नेता के ऊपर फोकस कर रही है और एक विश्वास जिता रही है कि हाँ, बिहार को यही एक युवा नेता है जो बिहार को आगे ले जाया जा सकता है। उस समय जब लोकसभा इलेक्शन में पूरा 5 में से 5 सीट चिराग पासवान जीते थे, तो उनका नाम बिहार में नहीं हो रहा था, पूरा गूगल सर्च कर रहा था, पूरा भारत विदेश से सर्च किया, आखिर ये लड़का है कौन। 3 बार वो सर्च किया गया, एक इसमें आप जो बताएं, दूसरी में क्या बोलते हैं, मस्ट युवा हैंडसम का भी उनको ये सर्च करके देखा गया, और तीसरा में तो पूरे इंडिया का क्रश वो लोग मान ही चुका था। हाँ, पूरे युवा लोग उस टाइम आप पार्टी में उस टाइम तो थे ही, उस टाइम माहौल क्या था जब चिराग पासवान जीते थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी, ये इलेक्शन वो अपने बलबूते पे लड़े थे। पिछला में तो था कि कुछ फादर का सपोर्ट भी था, कुछ उनका इमोशनल अटैचमेंट भी था, कह सकते हैं उसको कि सिंपैथी वोटिंग भी था। कहने के वालों के लिए ये हो सकता है कि चिराग पासवान के फादर गए रामविलास और उन पे सिंपैथी वोट आया, लेकिन ये वाला जो इलेक्शन था, ये तो चिराग पासवान ने अपने दम पे लड़ा। इसको मैं बता देता हूँ ना, जीता जाता उदाहरण है ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री विजन है हमारे पार्टी के पास, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पास। उस डॉक्यूमेंट्री विजन में पूरा दर्शाया गया है कि कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार फर्स्ट हो, कैसे बिहारी फर्स्ट हो। उसी के बलबूते का ये नतीजा है कि आज इतना बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिला। 100% का स्ट्राइक रेट हमारी पार्टी का रहा, जिसका पूरे श्रेय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति कहां तक जा सकती है? फिर किंग मेकर रहेंगे वो इस बार बिहार में। सरकार तो हमारी एनडीए की ही रहेगी, भाजपा, जेडीयू, लोजपा और रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, मांझी जी की जो पार्टी है, ये 5 मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं कोई दोहरा नहीं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, पिछले मुकाबले और दोगुना रिजल्ट बढ़िया आने वाले हम लोग के फेवर में। 2000 और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सबकी निगाहें हमारे नेता के ऊपर है, मेरे चिराग पासवान जी के ऊपर पूरा फोकस है। और पिछले चुनावों में देखे होंगे ना, स्टार प्रचारक बना बना के कहाँ कहाँ भेजा, दिल्ली भेजे हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, बहुत जगह ऐसे देश भर के अंदर में, क्योंकि कद बढ़ा है भाई, कद बढ़ा है, काबिलियत है मेरे नेता में, बहुत ज्यादा कद बढ़ा है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे नेता के साथ हूँ जिनका राजनीतिक कद औहदा इतना बढ़ चुका है कि देश के हर कोने में है। एक चीज और आपसे बोलते हैं कि बिहार के एक नेता हैं तेजस्वी यादव और एक हुए चिराग पासवान, दोनों युवा, दोनों की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुआ था एकदम विषम परिस्थिति में। तेजस्वी यादव भी जब राजनीति में आए थे तो उनके पिता जेल में थे, अचानक से उन पे लोड आया कि अब तुमको बिहार की राजनीति में जाना है, और उस टाइम इलेक्शन भी आया। इलेक्शन है, सेम कंडीशन हुआ चिराग पासवान के साथ। जब चिराग पासवान राजनीतिक कैरियर में आए तो ये भी मजबूरी में ही आए, मजबूरी में ही, क्योंकि उनके पिता का साया उन पर से हट चुका था, पार्टी टूट चुकी थी।
पार्टी टूट चुका था, अपनों ने धोखा दिया। और ये भी हमने देखा है कि चिराग पासवान शायद इमोशन वाले आदमी हैं। इमोशन वाले हैं। और मेरे नेता कहते हैं कि खुद पे विश्वास रखना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे। अब बाकी बात रह गया आरजेडी पार्टी के नेताओं की। तब मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक में कोई भी नेता दुश्मन नहीं होता है, लेकिन निचले कद के कार्यकर्ता ऐसे दुश्मन हो जाते हैं कि लगता है कि एक दूसरे को वो मार ही देंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक को समझो, राजनीतिक में आओ, इन्वॉल्व हो, जानो कैसे क्या होगा, तभी बिहार का दशा दिशा तय होने वाला है। आपसे सबसे पहले तो है कि आपसी मतभेद हटाओ। दूसरी चीज़ है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर के जो लेवल के नेता होते हैं उनमें दुश्मनी नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है भाई, लेकिन समर्थक एक दूसरे में लड़ जाते हैं। बिल्कुल लड़ जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा भी माजरा देख चुका हूँ कि एक चम्मच से 4 लोग भी केक खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं। इतना अच्छा से प्रेम भाव बना रहता है अंदर से। मतलब मकसद तो एक ही राजनीतिक करना, लेकिन आपस में मतभेद ना हो जाए। तो ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के नीचे के वर्कर को ये ध्यान में रखना होगा कि भाई आपसी संबंध ना खराब करे, राजनीति को समझे। बिहार है राजनीति को जन्म देने वाली भूमि रही है। तो बात हम ये कर रहे थे कि तेजस्वी यादव भी विषम परिस्थिति में राजनीति में एंट्री लिए, चिराग पासवान भी राजनीति में एंट्री लिए। उस टाइम इनका भी कोई साथ नहीं दिया। चिराग पासवान भी अकेले लड़े, तेजस्वी यादव भी अकेले लड़े। लेकिन बिहार में बात होता है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान का रिकॉर्ड देखते हैं और तेजस्वी यादव का रिकॉर्ड देखते हैं। ठीक है, चिराग पासवान ने इलेक्शन लड़ा अपने दम पे। जिस तरीके से भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियां में होती थी, उसी तरीके से चिराग पासवान कहीं कम नहीं थे, कहीं भी कम नहीं थे। पिछला विधानसभा जब उनका एक भी रैली उठाकर देखते हैं तो लाखों लाख की संख्या में भीड़ होती थी। और चिराग पासवान लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं। तेजस्वी यादव लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, वो नहीं जीतते हैं, उनको बहुत कम सीट मिलती है। तो चिराग पासवान आज केंद्र में मंत्री हैं, जो कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने से बहुत बड़ा पद होता है। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव किसी के कृपा से 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। तो पूरा बिहार कहता है कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं। पूरा बिहार। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों में से बड़े कौन हुए? आप कोई एग्जाम्पल दे दिए कि दोनों में से कद कितना बड़ा क्या सब चीज में बड़े हैं चिराग पासवान। पूरा बिहार नहीं कहता है। आरजेडी के कुछ वर्कर हैं जिन्हें लगता है कि नहीं भाई चिराग पासवान से ज्यादा ओहदा है तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव जी को हम बुरे नहीं कर रहे, वो भी हमारे बुरा क्यों कहेंगे, देश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन भाई एक आप सामने से फोकस करके देखो ना कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, किनमें ऐसा काबिलियत है जो बिहार को आगे लेके जा सकता है। भाई वो चीजें मोबाइल से बोल देने से हो जाएगा या फिर आकर के सामने से देखेंगे कि हाँ भाई कैसे हैं। ठीक है, आप राजद के पास जनसंख्या ज्यादा है, सीटें ज्यादा आ जाती हैं। वो भी पिछले बार जो सीटें ज्यादा आ गई थी तो किनके बदौलत है, किनका कृपा रहा, वो सबको पता है। ये चीज और बोलने वाले थे कि ऑन रिकॉर्ड हम भी बोल रहे हैं कि जो जितने भी लोगों को लग रहा है कि आरजेडी की इस बार सीटें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और अपने बदौलत तेजस्वी यादव इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आरजेडी की सीटें और घटने वाली है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है 2025 में। क्योंकि पिछले बार का चुनाव में एक पार्टी ऐसा था जो अकेले लड़ रहा था। हाँ। तो उसका फायदा सीधे सीधे आरजेडी को गया था। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए इस बार मजबूत है पहले मुकाबले, और इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से सरकार बनेगी। पिछली बार का एक रिकॉर्ड है कि जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़ा हुए थे, वहां वहां चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। और चिराग पासवान मतलब उस टाइम नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा विरोधी थे।
मेरे मुख्यमंत्री, आपके चलते मेरा बिहार का युवा बेरोजगार है। मुख्यमंत्री जी, मेरे बिहार का छात्र को डिग्री नहीं मिल रहा है, आपने कुछ रोजगार के लिए किया नहीं है। और सबसे ज्यादा अटैक इस बात पे हुआ था इलेक्शन आते आते कि जहां जहां मुख्यमंत्री का कैंडिडेट खड़ा था वहां वहां चिराग पासवान कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो इस बार क्या होने जा रहा है? ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछला बार का बात अलग था, कुछ ऐसी आपसी में मतभेद भी तो नहीं कर सकते हैं, एक अपना अलग स्टैंड होता है कि नहीं भाई? उनका स्टैंड ये था कि प्रोग्रेस पे था। हाँ भाई, प्रोग्रेस और ये पे था। एक पॉलिटिक्स में हेल्दी कंपटीशन होता है, होना चाहिए। हाँ, और ये जो कहते हैं कि जहाँ वो मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट था वहाँ खड़ा किए थे, नहीं ऐसा नहीं है। भाजपा के विरुद्ध में भी हमारे पार्टी का वो कैंडिडेट खड़ा था, और इसका फायदा किसी तीसरा पार्टी उठाया था। हाँ, उठाया होगा, लेकिन एक हर कोई का स्वतंत्र देश है अपना भारत, हर कोई को अपना अलग है कि आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं, सब चीज का वो स्वतंत्र कुछ अपने मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई थी रोकने टोकने वाली बात नहीं। तो उस समय के हमारे नेता थे, प्रोग्रेस में थे, कुछ मेहनत कर रहे थे, अपना अलग लड़े स्टैंड। एक हमारा विधायक भी चुन के आया था, फिर वो कहीं और चले गए, वो बात की बात है। बट एक अपना तो मजबूती हुआ ना कि हाँ भाई इतना तो औदा बढ़ गया कि नहीं, अब खुद अकेले भी लड़ सकते हैं इलेक्शन में। अच्छा, मतलब वो था कि टेस्टिंग फेज था। टेस्टिंग फेज था, हाँ। बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा मतलब सीरियस होती है जहां देश के किसी अन्य राज्य में नहीं होता है। आपको एक कंडीशन देते हैं, एक तरफ हैं चिराग पासवान, एक तरफ हैं तेजस्वी यादव। अगर चिराग पासवान लालू यादव के बेटे होते तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे या बन चुके होते अभी तक, जितनी उनकी काबिलियत है? या फिर जो आपको क्या लगता है? देखिए, तो नहीं कह सकते हैं कि वो उनके पुत्र होते, जो ऊपर वाला का तय रहता है वो बना करके भेजता है जिनके घर में उन्हें जाना होता है। एक रहता है ना कि जैसे लालू यादव तो ये भी सकते थे ना। लालू यादव के दो बेटे हैं, हाँ। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव। हाँ। बड़ा बेटा को वो पद क्यों नहीं दिया जा रहा है जो छोटे बेटे को मिलता है? क्योंकि वो काबिलियत पे है। आप उसको बड़े वाले को सीधा सीधा आप नकार चुके हैं। आप उनको ऐसा मंत्रालय दे देते हैं, वन मंत्रालय, जाओ यार घूम के आओ, फोटो खिंचा के आओ। तो क्या मतलब उस वैसा देने के लिए काबिलियत भी होना चाहिए ना रंजन। आप परसों तो हम तीन आपके सामने तीन कंडीशन रख दिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, और तीनों एक परिवार के बेटे हैं। तो इसमें से आपको किसको लगता है कि बिहार को नेतृत्व करने का मौका मिलता है? अरे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द तो कोई है ही नहीं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको भी पता है, पूरे बिहार की जनता को पता है। तो अब मुख्यमंत्री बनना क्या, मतलब अगर एक परिवार के अगर तीनों बेटा रहते तो चिराग पासवान प्रबल दावेदार होते बिहार के मुख्यमंत्री बनने के। 100 में 100 उनको वोट मिलता, और शायद लालू यादव भी रहते तो वो बोलते कि नहीं यही बनेगा, जाहिर सी बात है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि मात कहाँ खा जाते हैं चिराग पासवान यहाँ पे वोटिंग के मामला में, कि वोट नहीं मिलता है। पिछला बार वोट कैसे नहीं मिला रंजन? चिराग पासवान को जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो वोटिंग में मात खा जाते हैं। उनमें हर तरीके की काबिलियत है कि वो बिहार को रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे उनके विजन हो, चाहे उनके सोचने की तरीका हो, या फिर उनका बोलने का लहजा हो, जो पूरा देश उनका कायल है। लेकिन वो आखिर मात कहाँ खा जाते हैं कि बिहार में विधानसभा जब चुनाव होता है तो खासकर उनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बता दूं रंजन, और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि बिहार की जो राजनीतिक होती है, यहाँ की राजनीतिक जाति आधारित राजनीतिक होती है। अच्छा। हाँ, तो एक ऐसा है बिहार में है कि उनका संख्या बढ़ा है, जात का संख्या बढ़ा है, उसमें छिपाने का नहीं है। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में आप देखे होंगे, हमारे नेता को पिछले बार के इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में बिहार का कुल 6% वोट मिल चुका था, जो पूरे जातियों का वोट मिला करके आया था। अच्छा। तो हाँ, अब नहीं, बिहार का जनता अब जातियों में बंटने वाला नहीं है।
पूरे बिहार का जनता जान चुकी है कि जातिवाद करने से या अपने जाति के लोगों को वोट देने से बिहार का विकास नहीं हो सकता, उनके घर का विकास नहीं हो सकता। अच्छा। जब तक आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन को वहाँ उस पद पे नहीं बैठाएंगे तब तक हमारे घर का, अपने राज्य का विकास होगा कैसे। तो अब की जनता जान चुकी है कि जात पात की करो विदाई, बिहार में हम लोग भाई भाई। मतलब अब वोटिंग परसेंटेज जात पात के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। भी नहीं, स्थिति अब पहले से ज्यादा बदल चुकी है, बहुत ज्यादा ही बदल चुकी है। अब क्या जब 6% वोट मानना है तो हाँ सभी पार्टियों ने, सभी लोगों ने वोट दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार बनाए थे पिछले वाले विधानसभा में, तो उनको प्रदेश का 12% वोट मिला था और हम में एक ही विधायक था, फिर भी 6% वोट मिला था। ये बात है, तो सभी लोगों ने मिलकर वोटिंग किया। बिल्कुल हाँ। तो पहली वाली बात नहीं रह चुका है कि अब ये जाति आधारित राजनीति को वो गया जमाना। आप मैं दावे के साथ 2025 में विधानसभा का चुनाव है, आप देख लीजिएगा क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या दशा दिशा और रहेगी। चिराग पासवान, लालू परिवार और तेजस्वी यादव, आप इन लोगों से कभी ऐसा मोमेंट आया है आपके, जब राजनीति में लोजपा से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के परिवार के साथ मिलना? बहुत बार ऐसा मौका हुआ है, जैसे हमारे पार्टी में दही चूड़ा का भोज हो या फिर हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती हो या फिर कुछ ऐसा ओकेजन हो जिसमें बिल्कुल हम उनके परिवार के नेता हमारे पार्टी ऑफिस में आते हैं, हमारे नेता उनके घर पे जाते हैं, या कोई भी ऐसा ओकेजन फंक्शन हो, इफ्तार हो, कुछ भी ऐसा हो तो हम जाते हैं और बहुत अच्छा माहौल रहता है। वो हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी बोल चुके हैं कि वो चिराग मेरे बड़े पुत्र जैसा है। लेकिन चिराग पासवान का एक बार खास करके लालू परिवार से तो नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव से खास करके दिल टूटा था। आपको याद होगा कि एक बार इलेक्शन का रैली चल रहा था और उस मंच पे तेजस्वी यादव मौजूद थे और पीछे से चिराग पासवान की मां को गालियां दिया जा रहा था। हाँ, ये तो मुझे और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और वो वीडियो पहुंचा था चिराग पासवान के पास। उनको सबसे ज्यादा बुरा इस बात की नहीं लगा था कि मेरी मां को किसी ने गाली दिया, उन्होंने खुलकर इस बात को बोला था कि उस मंच पर मेरा छोटा भाई तेजस्वी यादव मौजूद था और वो मुस्कुरा रहा था, उसने कुछ नहीं कहा था। ये तो बिल्कुल सही बात बोले वो। तो ये माजरा है जमुई लोकसभा का चुनाव में, भाई वो गए थे प्रचार के लिए तेजस्वी यादव जी, और उस समय हम लोग हाजीपुर में कैंपेनिंग कर रहे थे। राजा पाकड़ से मुझे वहाँ का राजा पाकड़ विधानसभा का मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया था। हम लोग ऑन स्क्रीन देख रहे थे मोबाइल से। बहुत बुरा लगा था भैया को उस टाइम, और लगना भी चाहिए कि जो हमेशा से छोटा भाई बोलता हो, वो परिवार को अपना परिवार मानता हो, और आपके मंच से उनकी माँ को गाली वहाँ का जाहिल कार्यकर्ता दे रहा था, तो आपको जवाब देना चाहिए था। मेरे नेता बोले कि उनके जगह मैं होता तो ईंट का जवाब पत्थर से उस आदमी को बोले थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर इनको एक्शन लेना चाहिए था। फिर वीडियो वायरल हुआ, कुछ हकीकत पता चला, तब जाकर के तेजस्वी यादव जी बोले कि मैं जांच करवा रहा हूं, जो भी हैं इस पे इन्वॉल्व हैं उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। अच्छा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एक बार तीर कमान से छूट जाता है रंजन, तो फिर वापस वो नहीं आता है। और वो नीचे से, मंच के नीचे से थोड़े कोई बोल रहा था, आप यहाँ पे फ्रंट में भाषण दे रहे थे, बैक स्टेज से बैक से दे रहा था गाली। तो फिर क्या रिजल्ट तो सामने आया ना। हाँ। आपका ठीक है, आप चलिए ठीक है, आप वैसे जगह से हैं जो आप गाली दे सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे में तो ऐसा काबिलियत है कि वहां पे जीत करके आपको दिखा दी। जमुई का रिजल्ट तो हम लोग के फेवर में रहा ना। और चिराग पासवान की एक खासियत ये भी दिखती है, और ये पूरे बिहार को दिखती है, कि ये बार बार बोलते हैं कि ना हम जात की राजनीति करने आए हैं, ना हम धर्म की राजनीति करने आए हैं। और ये चीजें ग्राउंड लेवल पे भी दिखती है कि चिराग पासवान ये सब चीजें नहीं करते हैं। तो आप जब उनके साथ रहते हैं तो रियलिटी में लगता है कि चिराग पासवान ऐसे नेता हैं कि उनका विजन जात पात धर्म को लेकर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जात पात धर्म, जात पात पहले हटाते, पर धर्म पे आते हैं। वो किसी के धर्म को भी टारगेट नहीं करते हैं। वो जो उनका सनातन हिंदू धर्म है उनको एक्सेप्ट करते हैं, और हिंदू के प्रति उनका आस्था भी मैं देख चुका हूँ। आप उनका कलावा देख सकते हैं, इतना बड़ा होता है।
महादेव के बहुत महादेव बड़े- के परम भक्त हैं। हाँ। नित्यम दिन उनका पूजा पाठ तो करना है ही, धर्म वो मानते हैं, और जो अपना धर्म मानता है अच्छे से कायदे से, तो उनको वो सहयोग भी करते हैं। वो रह गया पहला। दूसरा चीज हो गया जात पात। जात पात तो कहीं भी भैया कहे नहीं, कभी भी रहा भी नहीं है। इतने सालों से हम हैं, साथ में देख रहे और हैं, अब- हर जात का लोग उनको आशीर्वाद देता है। और अब का जो राजनीति है उसमें सही में अगर आप युवा हैं, अगर वो आप पुराने तरीकों से राजनीति करेंगे तो वो जनता एक्सेप्ट नहीं करने वाली, बिल्कुल नहीं करने वाली है। अब क्योंकि भरम हो जनता भी अब पहले जैसा नहीं रह गई, लाठी चलाने वाली, भाला चलाने वाली। गया। तेल पिलावन लाठी वही सब। अब पढ़ लिख रहा है। आप अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तभी आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ भाषणबाजी में और बयानबाजी में ही उलझ कर रह रह जाएंगे। जाएंगे। हाँ, आपको लगेगा कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मान कौन रहा है? माना भाई, मान कौन रहा सपना है? तो हर कोई देखता है कि हाँ। हाँ भाई हम ही तो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। हम ही तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असल में जो बना रहा है वो रियल मायने में वो रियल होता है जनता। जनते पे ही सब चीज है। एक चीज और है, फिर आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ है कि कहीं चिराग पासवान जा रहे हो, लड़कियों में चिराग पासवान की खासकर फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा है। बहुत जगह इसी बार का मैं इस बार कुछ ही दिन पहले 15 दिन हो रहा होगा, तारामंडल में एक प्रोग्राम था और एक कॉलेज का ही दैनिक जागरण का था लगता है वो प्रोग्राम। तो एक कॉलेज की लड़की लोग आई हुई थी, मतलब एक कॉलेज का पूरा कैंपस का स्टूडेंट ही आया हुआ था लगता है, मेरे ख्याल से MBA का वो होगा। ऐसा मैं वहीं पे था, साथ में था। ऐसा ना भैया को सब वो घेर ली, मतलब या ऐसा प्यार बोला जाए या क्रेज ऐसा बोला जाए कि वो है, उनमें आकर्षित होती हैं लोग आकर के। हर कोई चाहता है कि एक तस्वीर हो जाए उनके वो साथ। अपना एक पर्सनैलिटी ऐसा बना लिए हैं। चाहे एक होता है लुक से, लुक तो उनमें है ही, लुक भी है। आप उनका देख लीजिए, बातचीत करने का अंदाज देख लीजिए, लुक हो गया, आप उनकी फिटनेस देख लीजिए, बिल्कुल। जो कि नेता आपको भारत में गिने चुने मिलेंगे, बिहार तो छोड़ दीजिए। इसीलिए तो पूरे दुनिया के दूसरे नंबर पे चुने गए थे वो, यंग युवा हैंडसम लीडर। और प्रधानमंत्री उनकी तारीफ हमेशा करते रहते हैं। वैसा काबिलियत है भाई उनमें। और प्रधानमंत्री के बहुत खास हैं। बिल्कुल है। जब जब ऐसा भैया के साथ ऐसा कुछ मामला हुआ है, माजरा हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और साथ दिए हैं भाई। और चिराग पासवान हमेशा ये बोलते रहते हैं, हर एक मंच से उनके तारीफ करते जब तक प्रधानमंत्री बीजेपी का नेतृत्व करेंगे तब तक हम आंख बंद करके मेरे प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। ये और रियल मायने में ये आंखों देखा चीज है ना। अब देश उन दुनिया के लिस्ट में आ चुका है अपना इंडिया की। पहले कहाँ हुआ करता था कि कोई खोज खबर नहीं है, इंडिया कहाँ भाई, उलट के देखते रहो क्या आएगा अब आएगा, वैसा कुछ नहीं है। अब हमारे प्रधानमंत्री अब वर्ल्ड लीडर हो चुके हैं मोदी जी, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। उनके नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है, बेसिक 26 से लेकर के इकोनॉमिक का बढ़ा है। और अभी हाल में बिहार में एक घटना हुआ है, देखे हैं आप, होली में लालू यादव के पुत्र बड़े वाले तेज प्रताप यादव जब एक पुलिस को बोल रहे थे कि ये नाच रहे नहीं तो सस्पेंड करवा देंगे। कितना ये बहुत शर्मिंदगी और निंदनीय बात है भाई। वो मैं देखा वो वीडियो को, मंच पे से कह रहे थे कि तुम नाचो, ये गाना बजाते नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। वो लाचार और बेबस पुलिसकर्मी, उसका सुरक्षा कर्मी था, वो डांस किया, नाचा, उसके बदले में क्या हुआ कि वो तो मर्यादा खोया तो उसको वो सस्पेंड भी कर दिया गया है। उस जो मंच पे बैठा हुआ था एक ऐसा राजनीतिक घर के पुत्र वो तेज प्रताप हैं जिनको मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना होगा, और नहीं तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार की जनता देख रही है। आप अभी जो 70-75 सीटें आ रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब आपको 20 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज देख करके पूरा बिहार कह रहा है, जो लोग बिहार को देखते थे और जो बिहार को सिर्फ हिस्सों कहानियों में सुनते थे कि बिहार में ऐसा होता था, सोशल मीडिया पे मतलब इतने ज्यादा मीम्स बने हैं कि बोलते थे कि अगर बिहार को 90 का दशक का बिहार किसी ने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देख लो। तो ये अभी कांस्टेबल के साथ उनका बेटा कर रहा है ना, वो जब मुख्यमंत्री थे तो IAS और IPS के साथ ये सेम काम करते थे कि चप्पल उठा रे, लाओ रे, चप्पल लेके आओ रे, ना तो सस्पेंड कर देंगे।
वो एक जमाना था जो गया। अब भी जो हम लोग आग से देख रहे हैं वो सबसे घिनौना हरकत बोला जाए अब इस 2025 का मैं मानूं तो, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए जो लालू जी के पुत्र तेज प्रताप यादव, वो पुलिसकर्मी के ही कारण उनके घर का चूल्हा जल रहा होगा। वो नौकरी कर रहे तभी तो उनके यहाँ घर पे खाना बना होगा। लोग की सुरक्षा में तो है। उन्हीं के सुरक्षा में उनकी उस पुलिसकर्मी के बेटा बेटी हो, वाइफ हो, सबका मेंटेनेंस चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई। अब वो तो सस्पेंड हो चुका है बेचारा, वो सस्पेंड। अभी इनके लालू के पुत्र उसका उसके बदले में क्या देने वाला है। तो पूरे ये बिहार को शर्मसार करने वाला ये घटना था। और ये देखिएगा, ये 2025 के विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा भी, ये वीडियो भी वायरल होंगी। वीडियो वायरल होने से याद आया कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो शायद सावन का महीना था, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और मछली खा रहे थे। हाँ। तो उस टाइम में हिंदू और ये धर्म से रिलेटेड बातें भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे चल रही थी। तो कहा जा रहा था कि ये हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है। और ये क्या लगता है आपको कि आरजेडी पार्टी का मुस्लिम की तरफ झुकाव ज़्यादा है वो, या फिर वो हिंदू लोगों को और यादव लोगों को गारंटी ले चुकी है कि ये तो हमको वोट देगा ही यार, ये जाएगा कहाँ? ऐसा बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बिहार की जनता, खासकर यादव समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। अब वो दिन गया कि एक लोग पे, एक पार्टी के घर के लोग पे ही डिपेंड था, ऐसा नहीं है। अब वो यादव समाज भी जागरूक हो चुका है, वो भी जान चुके हैं कि पढ़ा लिखा लोग आएगा तभी हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे यादव समाज का विकास होगा, अदरवाइज किसी भी जाति का विकास होगा पढ़े लिखे लोगों के कारण। वो तेजस्वी जी भूल जाए कि ये जाति आधारित है। बाकी बात रह गया मुसलमानों का। मुसलमानों का वो अपना खुद हिस्ट्री उठा के देख ले, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं तेजस्वी यादव बोल चुके। तो उनको मैं बता देता हूँ ना कि जिस मुसलमान का वो बात कर रहे हैं ना, पिछले बार विधानसभा में हैदराबाद का पार्टी है वो, AIM का पार्टी ओवैसी का, वो आके बिहार में चुनाव लड़ा। किशनगंज में 5 विधायक वो बना चुका था। ना वो कुछ आके वादा किया कि हम आपको रोजगार देंगे, ना 5 रुपया किसी गरीब को वो बांटा होगा, लेकिन यहाँ से 5 विधायक वो बना दिया। तेजस्वी यादव को समझने का चीज है भाई कि मुसलमान सिर्फ अपने मुसलमान का ही होता है, काफिर का नहीं होने वाला है। अच्छा, वहां पे मतलब पार्टी का, AIM का कोई एजेंडा नहीं था कि हम अगर मेरा कोई विधायक जीतता है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी ऐसा सिर्फ वहां पे वोट मिला किस लिए? किशनगंज में मुसलमानों के बदौलत कि मुस्लिम कैंडिडेट है तो हम वोट, पूरा आंख बंद करके पूरा वोटिंग चल गया, वोटिंग चला गया। और वो सीट शायद राजद का था, वो राजद का सीट था, और वो पूर्वज से ही राजद का सीट होता था हमेशा से। और तो इनको माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को समझने का चीज है, जानने का जरूरत है कि भाई वो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि तेजस्वी यादव जब 2020 वाला चुनाव में लड़ रहे थे तो इनको सारे धर्म और जाति के लोग, बहुत अधिकतर लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनमें एक शार्पनेस नजर आ रहा था कि ये लड़का कुछ मतलब आरजेडी परिवार का जो हिस्ट्री रहा है उससे हट के राजनीति कर रहा है। लेकिन 2025 आते आते इनका छवि ये बन गया है कि अब लग रहा है कि नहीं यार, ये तो आरजेडी का विरासत आगे लेके जा रहे हैं। जैसे खुलेआम मन से बोलना कि मुसलमानों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देख लिया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हिंदू और यादव अभी तक इंतजार कर रहा है कि अरे यार हमको भी, मेरे लिए भी कुछ बोल दो कि हिंदू को कुछ बोला तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजाना था। और ये भी बोले थे कि एक मुसलमान के पीछे 5 हिंदू खड़ा है बिहार का, तो उन्हें वहां जाना चाहिए था ना। हाल ही फिलहाल 20 दिन पहले ही मेरे साथी रहे हैं माधव लाल कश्यप जी, उनके संगठन का लोग आरती कर रहा था जमुई में, और जिहादियों के द्वारा पूरा ईंट पत्थर बरसा दिया गया। तो जाना चाहिए था ना इनको, तेजस्वी यादव को, वहां जमुई के हिंदू लोगों के साथ, हिंदुवादी लोगों तो के साथ। हिंदू था ना वो, तो बोले थे मुस्लिम रहेगा तब ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तो हिंदू था। तो हिंदू में नहीं जाना। हाँ, तो हिंदू में। तो अब उनको ये 2025 में ये सारा चीज सब ऑन रिकॉर्ड सबके पास है, सारे बिहार की जनता के पास है, सब लिखित रखा हुआ कि कब कब कैसे कैसे। उनको जो भी आरजेडी के चाहने वाले हैं उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव की इस बार स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है,
तो 2025 का तेजस्वी यादव और 2020 का तेजस्वी यादव, ये इसमें बहुत ज्यादा अंतर हो गया। 20 में वो 2-4 स्टेटमेंट ऐसा आ चुका था, भैया भी चिराग भाई भी अलग लड़ रहे थे चुनाव, और वो भी कह दिए थे कि हम A to Z की पार्टी हमारी पार्टी है, सबको मैं लेके चलूंगा। अरे पिछले बार जो हुआ वो ऑन रिकॉर्ड बापू सभागार में वो माफी भी मांगे हैं कि मेरे सरकार में सीधा बोलते थे कि हम A to Z की पार्टी हैं, हमें 2020 का तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं, हमें सबका वोट चाहिए, हम B22 समीकरण चाहते हैं भूमियार और यादव का। जो भूमियार कास्ट वोट नहीं करता है यादव का, तो बोलते हैं नहीं हमें आपका वोट चाहिए। ये तेजस्वी यादव का मन से भाषण था और वो करते भी थे, कर भी रहे थे। लेकिन इस बार तो जो 2025 में जो रूप नजर आ रहा है वो एकदम आज से 10 साल 15 साल पहले वाला आरजेडी, जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा लेकर चलता था, मुस्लिम और यादव के भरोसा से, और वो खुले तौर पे मन से भी दिख रहा है। तो ये सोच से तो आप बिहार की गद्दी नहीं संभाल सकते। मैं बता रहा हूँ 2020 में वो बिहार के जनता के पे वो पर्दा डाल दिए थे कि मैं A to Z की पार्टी में बना रहा हूँ, YM का वो मैं हटा दिया हूँ, यादव और मुसलमान का मैं सबको लेके चलने वाला हूँ। उस टाइम ये बोल करके जनता का वोट वो ले लिए थे। लगभग 70 से 75 विधायक वो बना चुके थे, और फिर आते आते फिर उनका असली रूप दिख गया। ये पहला चीज था जो 25 में दिख रहा है। दूसरी चीज उनको लगता है कि हाँ मुसलमान ये और यादव मेरा अपना खुद का वोट है, तो वो भरम में ना रहें। आप मेरे लोजपा में या JDU में या भाजपा में आप देख सकते हैं बड़े बड़े यादव नेता हैं। भाजपा में बता दूं, आज बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष मेरे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, 10 साल से सांसद रहे रामकृपाल यादव जी। हाजीपुर से सबसे बड़े नेता केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। अनेकों ऐसे नेता हैं जो NDA के परिवार का हिस्सा है, वो है यादव कास्ट के। और देखिए इतना अच्छा वो लोग हैं और इतना अच्छा वो अपने क्षेत्र में काम कर चुके हैं कि फिर बार बार आ रहे हैं और सीट और इलेक्शन में उन्हें टिकट भी नहीं दिया जा रहा, फिर भी उसके बाद भी वो हैं। तो वो तेजस्वी यादव अब भरम में ना रहे कि पहले जैसा यादव हम ही को वोट करेगा। ये ऐसा बिल्कुल तो तेजस्वी यादव और RJD पार्टी को ये चीज छोड़ देना चाहिए कि 14% 15% मेरा जनसंख्या है नहीं तो हम आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल तो जब आसानी से मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे तो आपको तो गद्दी से हटना ही नहीं चाहिए था, लगातार रहना चाहिए, लगातार होना चाहिए था। रहते हैं आप भाई, जब आपको इतना ही था, कैसे बीच में घट गया था। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जो बिहार का आप पे विश्वास, बिहार की जनता ने आप पे विश्वास जताया था, उस पर आपको अमल रहना चाहिए था, टिके रहना चाहिए था, बट वो आपने नहीं किया। 2020 का वादा किए कि A to Z का पार्टी है हमारा, तो उस पे आप टिके नहीं। उसी का खमियाजा आपको 2024 का लोकसभा में दिख गया। और एक चीज और है, तेजस्वी यादव बिहार 2025 इलेक्शन में बहुत सारे वादे किए हैं, और ये सेम वादे केजरीवाल का दिल्ली वाले का कॉपी है। 2500 रुपया क्या मैया बहन योजना, माई बहन योजना, और कोई है 200 यूनिट फ्री वाला। लेकिन अभी तक ये रोड मैप इनका तैयार नहीं हुआ है कि आप बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे, छात्रों की बेरोजगारी कैसे रोकेंगे। मतलब इनके पास ये नहीं है कि बिहार में कंपनी क्या है, कैसे लाएंगे, बिहार में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यहाँ डेवलप करें कि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो आप किसी दूसरे स्टेट का एजेंडा लाकर बिहार में थोप रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, तो ये सारे वादे में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी ये सब ढकोसले बातें हैं, और यही ढकोसले वाले काम ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, जो बुरी तरीका से वो हार का सामना करना पड़ा। ऐसा हुआ कि उनका खुद का सीट भी गया। लोगों को ये जानना चाहिए कि जब वो फ्री का बिजली दे रहे, फ्री का कुछ दे रहे हैं, तो वो भाई अपने पैकेट से नहीं दे रहे, वो हमारा और आपका पैसा ही काट करके वो आपको दे रहे हैं, दिया जा रहा है। वो होगा पहला चीज केजरीवाल जी के। दूसरा चीज यमुना नदी को तो वो बर्बाद ही कर दिए, दूसरी चीज। तीसरा में रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठिया को इतना वो भर चुके हैं, ऐसा हो चुका है कि अब देश के लिए वो खतरा का घंटी हो गया भाई।
दिल्ली के हर कोने में जाइएगा तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं विवाद का दिल्ली क्षेत्र का है वो। बात नहीं रहा, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा का चीज है, और ये पूरे देश में फैल चुका है। तो उसका खमियाजा आप देखें, वहाँ का जनता ने ठान लिया, हकीकत से रूबरू हो गए और उनको हरा करके बाहर का रास्ता दिखा दिए। आज वहाँ भाजपा का राज है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा अच्छा से काम करेगी और बढ़िया से पहले जैसा जो दिल्ली था राजधानी था वैसे राजधानी को उस तरीके से रहना भी चाहिए। वो देश की राजधानी है, आपको उसको पूरे भारत के जितने भी शीर्ष पे आदमी हैं उनको एकदम सुरक्षित सेफ रखना जिम्मेदारी है। आप छात्र नेता हैं और छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसा कि अभी पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होने वाला है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होने वाला है, तो और यही छात्र संघ का जो चुनाव होता है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, यही बिहार की राजनीति का भविष्य तय करता है और इसी से बिहार के चलाने वाले नेता निकलते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, मतलब जो भी नेता निकलते हैं वो पटना यूनिवर्सिटी और यही सब यूनिवर्सिटी के छात्र इलेक्शन से लेकर निकलते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बातें पहले की थी और ये हकीकत बातें थी कि जो भी नेता बिहार से निकले थे, देश का भी नेतृत्व कर चुके थे, वो छात्र राजनीतिक करके ही वो आगे आए थे। हाँ। लेकिन पिछले 2 दशक से देखा जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट कोई बन रहा है, फिर वो कहाँ है, गायब हो जा रहा है, कहाँ गायब हो जा रहा। तो कहीं ना कहीं या फिर वो युवा छात्र नेता वो अपने मकसद से भटक जा रहे हैं, या फिर अब ऐसा राजनीतिक कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पैसा वाला घर आने का लड़का होता है उसको टिकट दे दिया जाता है। अच्छा, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी ये सब चीजें हो रही है? बिल्कुल हो रही। मतलब कि अब छात्र संघ का चुनाव वो नहीं रहा कि मतलब नॉर्मल छात्र लड़ते थे और जीत जाते थे, वहां पे भी अब पैसा चल रहा है। पैसा का है, जो ये नहीं होना चाहिए। और पिछली बार इलेक्शन हुआ तो वहां पे सुने थे कि अरे पानी पूरी का ठेला लगा दिया गया था, बिरयानी बांटा जा रहा था। अब छात्र संघ का चुनाव में भी ये सब चीजें हो रहा है। आइसक्रीम का ठेला फ्री कर दिया गया था, वो सुनने में आया था मुझे। तो गौतम विरासत जी, कैसा लगा आपको हमसे बातचीत करके? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा और मजा आ गया पॉडकास्ट करके। उम्मीद करते हैं आगे में और ऐसा पॉडकास्ट करते रहेंगे और भविष्य में ऐसे ही हिंदुत्व के लिए काम करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे देश को ऐसे युवा नेता की, ऐसे युवा जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। नेता बनने वाले तो बिहार में भरे पड़े हैं, जिसको देखिए एक छोड़ के दूसरा हर कोई नेता है, लेकिन हिंदुत्व के लिए काम करते भर में अभी का युवा नेता में जा रहा, पॉलिटिक्स में अपना कुछ जगह तलाश रहा है। आप ऊंचे कद में जितना बढ़ सकता है बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि अगला पॉडकास्ट आपसे, और जब आप ऊंचे पद पे जाएं और हो, और पूरे बिहार जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नीचे गौतम विरासत का इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाइए और इनको जानिए। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जानिए। आप लोग सभी लोग फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एपिसोड 3 में। तो जय बिहार, जय हिंद, जय भारत। हमारे जो भी भाई बंधु ये चैनल बिहारी टॉक जो देख रहे थे और देख चुके हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए